तो आज के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं वो मोस्टली अक्टूबर के टॉपिक्स को लिया है। इसको आप अक्टूबर करंट अफेयर्स के नाम से देखेंगे, है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट 2-3 महीने का करंट अफेयर्स एग्जाम्स में ज्यादा आता है, या 6 महीने तक का, तो इसमें आ सकता है। अब जैसे अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इसराइल और गाजा वॉर का। प्रश्न ये है कि जनरली जैसे हर बच्चा ये सोचता है कि इसराइल गाजा वॉर पे क्या पढ़ूं। हम लोग दो तरह से उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, डे टू डे होने वाली घटनाएं, इसराइल जैसे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो एक तो वो होता है, और दूसरा होता है कि उसको स्टडी करना ना, मतलब वॉर को। हमारे लिए अगर हम एज ए एग्जाम की बात करें तो वो वॉर जो अभी चल रहा है वो हमारे लिए बहुत रोल नहीं कर रहा प्ले। हमारे लिए यह है कि उससे जुड़े हुए मुद्दे हमारे लिए बहुत रोल प्ले कर रहे हैं, खासकर उसकी लोकेशन वगैरह। तो वो क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हम देखें तो हमें इससे ये समझ पड़ेगा कि जॉर्डन की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं। डेड सी जो है वो अगर कहा जाए किस किस उससे लगता है, तो अभी जैसे ये मैप है। अब वॉर छोड़ दो एक तरफ, वॉर पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। 7-8 तरह के क्वेश्चंस पूछेगा जो आपको कहीं नहीं। जैसे सपोज मान के चलिए मैंने ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इसराइल एंड मिडिल ईस्ट जो है वो का लिया। अब इसमें जैसे ही अगर गया तो यहाँ पर ये पहली लाइन लिखी है, द रामून क्रेटर। ठीक है, एक प्रकार का जैसे मतलब क्रेटर टाइप बन गया। इज द लार्जेस्ट इरोजन क्रेटर इन द वर्ल्ड, यानी अपरदन से बना हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर। अब अगर मैं इसको यहीं से सर्च करता, द लार्जेस्ट इरोजन क्रेटर इन द वर्ल्ड, तो यही आंसर मुझे 2500 जगह लिखा मिलता है। ये आ गया। अब ये वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन चला गया इसराइल का। हो सकता है कि ये क्वेश्चन अभी पूछा जाए, इसलिए अपन इन क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन टेक्निकली ना तो इसराइल और गाजा के बीच वॉर से रिलेट है, ठीक है, ना कहीं अगर कहा जाए उस और बाकी किसी बात से। ये टेक्निकली करेक्ट हो गया काय से, आपका ज्योग्राफी से। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपको दिख रहा है कि भैया ये 500 मीटर जो है वो गहरा है यहाँ पर, और दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो अपरदन से निर्मित जो है वो क्रेटर है। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है वो आएंगे। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आप धीरे धीरे जो ये मैंने कहाँ से पढ़े, ये सब न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। आप भी अभी वॉर चल रहा है, और जिस दिन से वॉर ये झड़प हो रही है उस दिन से आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको अगर दैनिक भास्कर अच्छा लगता है, हिंदू अच्छा लगता है, कुछ भी, उनको उठाओ, उनमें ये स्टोरीज आ रही हैं साथ में छोटी छोटी। तो छोटी छोटी स्टोरीज में जैसे 5-6 स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला तो यही क्वेश्चन हो गया, द लार्जेस्ट एरोजन क्रेटर जो है वो कहाँ पर है, किस देश में है, ठीक है। तो इसराइल में। हो सकता है कि आपको ना नाम मालूम होता, लेकिन एग्जाम में आप सोचते कि यार इसराइल पे वॉर चल रहा, तो इसराइल तुक्का लगा देते। बट ये आपसे खाली अगर ये पूछ लेता, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, तो फिर जो है वो इसराइल भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता। तो एक तो ये क्वेश्चन दिख रहा है। दूसरा आपको दिख रहा है डेड सी, है ना। तो डेड सी, कई बार डेड सी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि इसकी जो है वो अगर कहा जाए सॉल्टनेस इतनी ज्यादा है कि उसके पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें कोई डूबता नहीं। लेकिन डेड सी में अगर आप टेक्निकली देखें तो एक तो जॉर्डन, ये पहला हो गया। दूसरा इधर से पूरा इसराइल से घिरा हुआ, तो ये इसराइल। तीसरा वेस्ट बैंक, तो ये वेस्ट बैंक से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर। तीसरा आपसे पूछेगा जो जॉर्डन रिवर है, ये दिख रही होगी जो है वो जॉर्डन, ये नदी जो है दिख रही, जॉर्डन रिवर किस देश की सीमाओं से होते हुए बहती है। तो टेक्निकली अगर आप जॉर्डन रिवर को ध्यान से देखें यहाँ पर, तो आपको ये वेस्ट बैंक वाली जो सीमा है उससे होते हुए बह रही, ठीक है। यही वेस्ट बैंक के ऊपर जो है वो जेरूसलम है। और एक्चुअल वॉर का इशू भी यही है। गाजा पे तो है ही है, बट ये भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसराइल के इधर भी कॉन्फ्लिक्ट है जेरूसलम से। तो यहां हमको समझ पड़ा कि एक डेड सी वाला क्वेश्चन आ सकता है, या गाजा आपसे पूछ लेगा कि गाजा कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी में है, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है मेडिटेरियन सी में है। इसलिए वॉर थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव हो गया, क्योंकि मेडिटेरियन सी में अमेरिका जो है वो अपने वॉरशिप्स के साथ रहता है। कल को हो सकता है कि अमेरिका यहाँ से गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर दे, या अगर मान के चलिए लेबनान ज्यादा अगर एक्टिव हो तो लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, गोलन हाइट्स के ऊपर। ये भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक है गोलन हाइट्स। कभी भी आप जो है अगर यहाँ पर गोलन हाइट्स टाइप करेंगे तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा विवादित जगहों में से एक जो है वो मानी जाती है, गोलन।
तो ये गोलन हाइट्स जो अगर कहा जाए, तो अब ये भी प्रश्न है। अब क्या होता है ना, या तो हमने पढ़ रखा है तो वेल गुड, नहीं पढ़ रखा है तो हम तुक्के ही लगाएंगे। तो हमें ये भी पता चला कि हाँ जो है वो, जैसे ये अब इसी तरह से प्रश्न आ जाएगा कि विच कंट्री ऑन द गोलन हाइट, द गोलन हाइट आर द रॉकी प्लेटो। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए द वेस्टर्न एशिया इज द कैप्चर ऑफ इसराइल फ्रॉम सीरिया इन 1967, 6 डे वॉर, द इंटरनेशनल कम्युनिटी विद द जो है एक्सेप्शन इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट रिगार्ड द गोल्डन हाइट टू बी द सीरियन टेरिटरी हेल्ड विद इसराइल अंडर मिलिट्री ऑक्यूपेशन। तो हमें ये पता चला कि जो गोल्डन हाइट है यहाँ दिख रहा है कि गोल्डन हाइट टेक्निकली जो है वो सीरिया का था। फिर जो है वो अगर कहा जाए एक वॉर हुआ, 6 डे वॉर, उस 6 डे वॉर के बाद गोलन हाइट के अधिकांश क्षेत्र के ऊपर इसराइल का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर उसने जो मैप हमारे सामने है, इस मैप में टेक्निकली पूरा ट्रूली उसको इसराइल में नहीं दिखाया गया। जैसे आज हम अपने मैप में देखते हैं ना पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ऐसे यहाँ गोलन हाइट वाला ही है। ये मतलब अब आपको ये करना पड़ेगा। जैसे ये आप कुछ मत करिए ये चाहे तो यही वाला फोटो आप ले लीजिए, मैं आपको लिंक कर दूंगा अभी। अच्छा है क्योंकि मैंने देखा था। इसमें छोटी छोटी सी चीजों को अगर कहा जाए, याद रखना है। जैसे गल्फ ऑफ जो है वो अगर कहा जाए अक्वा कहाँ पर है। अब हो सकता है कि अपने को यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए कि किन देशों के साथ जो है वो सीमाएं साझा करता है, तो इजिप्ट है, इसराइल है, इधर आपने को दिख रहा है जॉर्डन है, तो अब यहाँ पर इधर दिख रहा है सऊदी अरेबिया। अब अगर मैप रीडिंग नहीं होती तो अभी आप सोचो, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने टाइप किया मैप। अब आप दिमाग लगाइए और अपना आंसर देने की कोशिश करिए मुझे, मतलब खुद के दिमाग से। इसमें से कोई जो है वो हम एक मैप ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया ये वाली जगह है। क्या अगर ये मैप या ये जगह आपसे पूछ ली जाती है इस गल्फ के बारे में, तो क्या आप पहले इसका आंसर दे पाते? मतलब कि भाई ये गल्फ फलानी जगह है, या गल्फ का ये लोकेशन है, या ये गल्फ जो है वो यहाँ पर। क्योंकि ये गल्फ इतनी ज्यादा चर्चित है। अभी पिछले साल एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी जगह जो है वो भौगोलिक रूप से और युद्ध के रूप में भी चर्चा में, ये मेडिटेरियन वाला याद है? एक क्वेश्चन आया था ना तुमको, मतलब क्या था क्वेश्चन, मुझे याद तो नहीं आ रहा वो। सुएज कैनाल से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन था, पूछा था, एमपीपीएससी का ही था वो क्वेश्चन। तो टेक्निकली उसका आंसर यहीं से है। वो सर वो इसीलिए है क्योंकि, एवरग्रीन था। क्या बेटा? सर वो एवरग्रीन से रिलेटेड था, सुएज कैनाल से रिलेटेड किया था उसे। हाँ मतलब, लेकिन वो कोई युद्ध से ही था ना, कि कहाँ हाँ कंट्रोवर्सी, ऐसा जी। कुछ क्वेश्चन था ना कि वो जी सर। ऐसे ही। अब यहाँ पर भी वही इशू है ना। आज हम पूरा ऑयल, इसको ऐसे समझो, आज हम पूरा ऑयल बाय रेड सी, इस बेल्ट से ही हम ज्यादातर ऑयल ले रहे हैं। अब सपोज मान के चलिए यहाँ पर ये गल्फ है, ये इसराइल है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये बेल्ट अगर इसमें चर्चा में आ जाती है, और ये गल्फ ऑफ सुएज है, तो अब ये सुएज कैनाल जो यहां से निकल रही है, अब हमें रटा हुआ है इस क्लास में। अगर मैं इस मैप को यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखा दूं, ये किस वेबसाइट का मैप है, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये मैप में, एक सेकंड खुल रहा है, ये मैप में ये तो रटा हुआ है कि ये यहाँ से रेड सी से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन में जाने का रास्ता है, और दुनिया इसी रास्ते से होते हुए मेडिटेरियन में जाती है गल्फ ऑफ सुएज से, ये दिख रहा। लेकिन जो है वो अगर कहा जाए, हमको ये नहीं मालूम है कि गल्फ ऑफ जो है वो एक्वा कहाँ पर है। तो गल्फ ऑफ अक्वा ये जो है वो अगर कहा जाए, ये यहाँ से, ये इधर से आपको इसराइल जाने का रास्ता बिल्कुल ये यहाँ पर। यानी आज अगर भारत से टेक्निकली अगर हम कोई शिप के माध्यम से रेस्क्यू करते, शिप के माध्यम से, समुद्री जहाज से, तो हम कहाँ से रेस्क्यू करेंगे? हम गल्फ ऑफ सुएज से करेंगे कि गल्फ ऑफ अक्वा से करेंगे? अब यहाँ पर प्रश्न है कि अगर नहीं पड़ी होगी तो आप गल्फ ऑफ सुएज ही मारोगे, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा कि यार इजिप्ट तो पास ही है इसराइल के, और इजिप्ट वॉर भी लड़ चुका है, और इजिप्ट अभी न्यूट्रल भी है। तो आप यहाँ पर, तो ऐसे अभी एक्चुअल क्या होता है ना, दो तरह से इस वॉर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चटपटी खबर वाले दे रहे हैं लोग बाग यूट्यूब के ऊपर ढेरों, इतने गोले फेंक दिए, इतने लोग मारे गए, इतने बजे ये चीज हो गई, इतने बजे सायरन बज गया, वो हमारे बिल्कुल काम के। एक जो बिल्कुल लॉजिकली जो खुद करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, जैसे ये मैप अभी आपका तैयार हो गया, तो अब आपको ये एक रफ डायग्राम आपने कॉपी में तैयार कर लिया, मतलब आपके खुद ही ये मैप हो गया कि यहाँ से इसराइल जाने का एक सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेरियन सी, और भारत से सीधे, आज अगर आपसे कोई सीधा प्रश्न पूछ लेता इंटरव्यू हॉल में
कि भारत से इसराइल तक आप सीधे जा सकते हो क्या समुद्री जहाज से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जा सकते कि नहीं जा सकते, क्योंकि आपका दिमाग नहीं चल पाता कि मैं किधर से जाऊंगा। आज कई रास्ते हैं, आप बाया जो है वो अगर कहा जाए यहां से जा सकते हो, बाया मेडिटेरियन आप जो है वो इसराइल जा सकते हो। ये क्वेश्चन भी आएंगे, या हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी इसराइल और हमारे रिलेशंस के आप थोड़े थोड़े याद रखो, जैसे हाइफा। तो बैटल ऑफ हाइफा, ये वाला तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये अब आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, मतलब इसको मैं कितना भी पढ़ा दूं वो कम होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी के अंदर जहां भी करंट अफेयर्स है वहां पर एक टॉपिक टाइप कर लेना है, यानी अपना लिख लेना है, उसका नाम लिख लेना है, इसराइल गाजा वॉर। या अगर कहा जाए मिडिल ईस्ट जो है वो अगर कहा जाए कंट्रोवर्सी, या मिडिल ईस्ट वॉर, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो लिख लो। फिर उसके नीचे एक ये मैप बना लो, मेडिटेरियन सी, डेड सी। डेड सी है तो डेड सी के बारे में दो तीन पॉइंट लिख लोगे, जॉर्डन में है, कहाँ है, सबसे दुनिया में सबसे नीची अगर कहा जाए क्षेत्र है, ये भी एक प्रकार की झील जैसी स्थिति है, ये वहां पर लिख लो, है ना। कुछ हिस्टोरिकल है, अब हिस्टोरिकल में जैसे टेक्निकली आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी जब इसराइल गए थे तो उन्होंने वहां पर हाइफा में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बैटल ऑफ हाइफा हुआ था, हाइफा के अंदर, यहां मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा हाइफा का युद्ध, ये 1918 में हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने लास्ट फेज पे था या खत्म होने वाला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बैटल ऑफ हाइफा में जो भारतीय शहीद हुए थे, ठीक है, या भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने जो भेजा था, उनको जो है वो मतलब अगर कहा जाए श्रद्धांजलि दे के भी आए थे प्रधानमंत्री जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ हाइफा कब हुई थी। आप डेट मत याद रखो, लेकिन ईयर तो याद रखो कि 1918 में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें जो है वो अगर कहा जाए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले करी थी तो दो लोगों ने करी थी, एक जोधपुर रियासत ने करी थी, और एक जो है वो अगर कहा जाए मैसूर। मैसूर और जोधपुर रियासत ने सबसे ज्यादा अगर कहा जाए सैनिक वहां भेजे थे, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए। और उसमें एक सबसे ज्यादा चर्चित जो है सैनिक थे, जिनका नाम था, एक ही सैनिक थे जो बहुत चर्चा में आए, और अभी भी वो चर्चा के अंदर है, बहुत बड़े फेमस। बताओ किसी को नाम पता हो तो। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, मैं नाम तो अभी बता दूंगा यहाँ पर, तो या तो तुक्का मारोगे, या और ये क्वेश्चन मैंने बुक में नहीं मतलब पढ़ा है, ये न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है, क्योंकि बुक में तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उनका नाम था दलपत सिंह। ठीक है, आप में से किसी ने शायद सुना हो तो वेल गुड, नहीं सुना हो तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, हमको वॉर से संबंधित ये बुनियादी बात तो पता ही नहीं थी। दलपत सिंह, ये आपने कॉपी में लिख लेना है, दलपत सिंह के बारे में सुना है, दलपत सिंह का नाम सुना है कि नहीं सुना, मतलब कभी कि हाँ, जी सर कि सुना है। एग्जैक्टली शहीद हो गए थे हाइफा वॉर में। ठीक है, और एक बड़ी चर्चित, फिर इनका नाम चर्चा में, देखो मैं एक आध फोटो तो मुश्किल हो सकता है कि मिल जाए यहाँ पर। सर कैवलरी के हेड थे ये। हाँ, वो वही है ना, दलपत दलपत सिंह, यहाँ पर ये आ गए दलपत सिंह यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, कई सारी चीजें, हु इज मेजर दलपत सिंह यहाँ पर है ना। तो ठाकुर दलपत सिंह जो है वो शेखावत यहाँ पर was the British Indian Army officer known as the hero of Haifa for his action of Battle of Haifa during World War One। ये पहला हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो हाइफा हीरो दलपत सिंह, मेजर ठाकुर दलपत सिंह, ये अभी आप देखो, जैसे ये 25 सितंबर 2023 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में रावड़ा राजपूत समाज ने मनाया मेजर दलपत सिंह का 105वां बलिदान, ये भी अभी खबर, ये किसी न्यूज पेपर में नहीं मिलेगा। जैसे ये एक महीना जो है वगैरह कहा जाए पुराना, इसमें लिखा हुआ है जो है वगैरह कहा जाए हैफा हीरो सर्कल, शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत, यहाँ पर ये कोई वो लगा। तो अब यहाँ पर ये आर्टिकल आ गया कि मतलब हाइफा हीरो सर्कल पर शनिवार को मेजर दलपत सिंह शेखावत का 100 जो है वो रावणा समाज ने मनाया, और यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आ गया यहाँ। या और भी, मतलब ये कहाँ आ रहे हैं, हम क्या है क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कितने बम गिरा दिए, कितने बजे बम गिरा दिया, कैसे बम गिरा दिया, हम उससे बाहर निकल ही नहीं रहे। हाँ, बमबारी को भी पढ़ना है, लेकिन साइंस टेक के हिसाब से पढ़ना। दो तरह से करना है, एक है आप डिप्लोमेट की तरह, पॉलिटिशियन की तरह सोचो, और एक स्टूडेंट के नजरिए सोचो। आपको भी स्टूडेंट के नजरिए से सोचना, मेजर दलपत सिंह ने दुनिया में किया देश का नाम रोशन, ये सोचो। ये सब खबरें अभी जो है वो अगर कहा जाए आपको पेपरों में मिलती हैं,
तो और ये तो 4 साल पुरानी खबर, सोचो 101 वो बलिदान दिवस है ना, उस समय भी दलपत सिंह जो है वो चर्चा में रहे होंगे। तो हमको ये कॉपी के अंदर लिख लेना चाहिए। तो कॉपी, अब वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल उल्टे पुल्टे क्वेश्चन जो है वो पूछने लगे है ना। तो ये रावणा राजपूत ऑब्जर्व हाइफा हीरो दलपत जो है वो अगर कहा जाए, तो ये यहाँ पर जोधपुर, द रावणा राजपूत कम्युनिटी जो है वो फिर उसके बाद तो हमें समझ पड़ा कि वो जोधपुर से, यानी जोधपुर और मैसूर रियासत ने एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। दूसरा, आपको एक और जो है वो अच्छी चीज पता चली कि रावणा जो है वो अगर कहा जाए राजपूतों की एक कम्युनिटी है। ये भी बहुत कम बच्चों को जो है वो मालूम होगा यहाँ। तो इस तरह से प्रश्नों को लिंक किया जाए। तो अब ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इजिप्ट से लगा हुआ अगर कहा जाए ज्योग्राफिकल क्षेत्र, जैसे मेडिटेरियन सी है, सुएज कैनाल है। इसराइल से लगा हुआ डेड सी के बारे में कुछ बुनियादी, अभी डेड सी का भी एक क्वेश्चन जो है वो प्रश्न आया था यहाँ पर अगर कहा जाए, जो रिफ्ट वैली के अंदर सबसे गहरी झील टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ चुका है। पीएससी में ही आया था, पर किस पेपर में आया मुझे वो याद नहीं, पर आया है। ठीक है, जॉर्डन रिवर के बारे में पूछ सकता है, वेस्ट बैंक के बारे में पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक तो ये सी ऑफ गिरा के बारे में पूछ सकता है, गोलन हाइट्स पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि इसराइल की सीमाएं इनमें से किसके साथ साझा नहीं होती, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ठीक है, यहाँ पर इजिप्ट। ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा, मतलब वो अब क्या देगा वो तो भगवान ही जाने। हो सकता है कि वो आपको एक ऑप्शन दे दे इजिप्ट, एक ऑप्शन दे दे लेबनान, एक दे दे आपको सीरिया, और एक दे दे आपको सऊदी अरेबिया। तो वहां आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ यार, सऊदी अरेबिया से सीधे साझा नहीं हो रही है, इससे साझा नहीं हो रही है, इसी है। क्लियर है, ये मैंने एक रफ समझा दिया कि आपको मैं गाजा वॉर या ये वॉर की कहानियां सुनाऊं, उससे अच्छा है कि आप मैप आज का ड्रॉ करके कर लेना चाहिए। यहाँ से बड़े कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है। सर फिर इसमें एक दूसरा, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। क्या बेटा? सर इसमें एक राफा बॉर्डर क्रॉसिंग भी है जो इजिप्ट और गाजा के बीच में अभी बहुत हाँ वो, अब वो वही कह रहा हूँ ना, वो तो तुमको जो है वो खुद ही करना पड़ेंगे धीरे धीरे। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना तुमको। बड़ा काम करने का मतलब है कि तुम सोचो कि मुझे खूब ढूंढा ढांडी करना नहीं करना। एक मैंने जो भी बताया सबको, कॉपी के अंदर मिडिल ईस्ट वॉर या गाजा इसराइल इशू टाइप कर लो, ये अच्छा सा मैप ड्रॉ कर लो पूरा, और थोड़ा सा बड़ा मैप ड्रॉ कर लो। और मैप ड्रॉ करने के बाद रोज जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उस न्यूज़पेपर में कोई अगर ऐसी खबर मिल जाती है कि फलानी नहर है, ये फलाने के समय जो है वो भारत ने जो है वो ये कंट्रीब्यूशन अपना किया था, इनको जो है वो अगर कहा जाए नोट करते चलो। बाकी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपको याद रखना ना, जैसे इसका एक और मैं छोटा सा जो है वो बता रहा हूँ। जैसे सपोज मान के चलिए, अभी इसराइल जो वॉर चल रहा है, गाजा वॉर, उसमें एक टॉपिक चर्चा में आ रहा है व्हाइट फास्फोरस, है ना। तो ये लिखा है इसराइल व्हाइट फास्फोरस यूज इन गाजा लेबनान। तो ये जो खबर है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट की है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो अब आपको यहाँ पर वो कैसे फेंका गया, क्या जो है वो अगर कहा जाए फेंका गया, ये नहीं पता। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो है वो अगर कहा जाए कि व्हाइट फास्फोरस होता है, या फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन सा फास्फोरस जो है वो अगर कहा जाए एक्सप्लोसिव की तरह काम किया जाता है, क्या उसकी खासियत है यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें जो है वो आपको पता नहीं होना चाहिए। जैसे टेक्निकली इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि जो फास्फोरस है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सा फास्फोरस यूज करते हैं? रेड। रेड है ना। तो रेड। हम मैच हमको मालूम है वो भी एज ए जो है अगर कहा जाए एक्सप्लोसिव की तरह ही देखा जाए, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी मात्रा में देखा यूज करते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो हमें ये दिख रहा है कि यार हम रोजमर्रा की जिंदगी में रेड फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं मैच स्टिक में। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ब्लैक फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं चूहा मारने की दवाइयों को बनाने में। और आज ही के लेक्चर से हमको पता चला कि हम रेड और ब्लैक के अलावा व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल भी करने लगे हैं आपके एक्सप्लोसिव्स बनाने में, यानी विस्फोटक बनाने में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में गाजा वॉर के दौरान, या इसराइल गाजा वॉर के दौरान जो व्हाइट फास्फोरस है उसका इस्तेमाल जो है गाजा के ऊपर इसराइल ने किया। और ये जो खबर है ये मतलब बड़ी चर्चा में रही, क्योंकि इसका नुकसान बहुत है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, उसके कारण और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है वो एक आर्टिकल के रूप में
मतलब लिख दिया कि हाँ ये आर्टिकल में यूज हुआ। अब प्रश्न कैसा आएगा कि जो है इजराइल गाजा वॉर के दौरान इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल या कौन सा जो है वो एलिमेंट या कुछ ऐसा लिख देगा चर्चा में रहा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, कार्बन, कुछ और हटा के वो फास्फोरस के साथ और कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, जैसे वो अमोनियम नाइट्रेट है। तो अभी आपको याद होगा कि एक कहाँ लेबनान में हुआ था, कहाँ हुआ था वो विस्फोट, अभी 2 1 साल पहले, कब की बात है वो, हुआ था ना लेबनान में जिसमें, ही हुआ था सर। लेबनान में। तो उसमें जो है वो, हाँ हाँ, तब जो है वो अगर कहा जाए अमोनियम नाइट्रेट वगैरह जो है वो चर्चा में आ गया था। तो वो क्वेश्चन बनता रहा कि अमोनियम नाइट्रेट कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे अपने को तैयार कर, ये अगर अपने पास जो है वो या अब रहेंगे, स्टोरी नहीं करना पूरा कि इससे क्या घट गया कैसे हो गया, वो मत करो। रफली 1 या 2 पॉइंट उसके करते रहो। वैसे तो मैं धीरे धीरे कराऊंगा ही जितना मुझसे बनेगा, बट खुद भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन से इंस्टेंस हीट के संपर्क में आने पर ये बकायदा जो है वो 815 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करता है, लाइट जनरेट करता है, स्मोक यानी धुआं जो है वो पैदा करता है। इसके इतना ज्यादा ऊंचा तापमान जब पैदा होगा 815 डिग्री सेल्सियस, तो नो डाउट, और धुआं पैदा होगा तो लोगों को नुकसान होगा। ये लिखा ना, ओपन कंटेक्ट विद द वाइस फोर्स कैन बर्न द पीपल्स, यहाँ पर लोग सीधे जल सकते हैं, उसके धुएं से लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक स्टोरी उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाल दी। तो ये यहाँ लिख रहा है कि इसराइल यूज व्हाइट फास्फोरस कम्स, जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, फॉलोइंग हमास डेडली अटैक्स अक्टूबर, और ये सब कहानी उसमें है पूरी की पूरी। तो स्टोरी छापी, तो क्यों छापी, इसीलिए छापी। अब हम स्टोरी का मेन जो है वो हिस्सा छोड़ कर कोई दूसरा पढ़े तो उसका नुकसान जो है वो हमको जो है वो हो सकता है। क्लियर है, आ गया समझ में? मतलब ये पहली खबर बढ़ू यहाँ से, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? चलिए, ये पहला खबर था, मतलब इजराइल वॉर का। अब दूसरा जो है खबर बड़ा नहीं है, यहाँ पर केवल छोटा सा एक आर्टिकल के रूप में इसको लिखना है। ये दंतेश्वरी जो है वो टेम्पल, यहाँ पर प्रश्न ये सर आएगा, एक बार वो डबल दंतेश्वरी से बता दीजिए क्वेश्चन। क्या बेटा? सर थोड़ी आवाज नहीं आ पाई थी, इसलिए डबल से बता दीजिए ना प्लीज, पहला वाला क्वेश्चन। व्हाइट फास्फोरस वाला? सर वो तो कर लिया है, उसके बाद कुछ बोला था क्या? नहीं बेटा, उसके बाद यही बोला है कि मतलब मैंने ये बोला है कि मैं करा दूंगा, लेकिन खुद भी आज से एक आदत बना लो कि ओके सर जब मैं ओके। नेक्स्ट सैटरडे क्लास लूं, अपन इसको एक प्रैक्टिकल करेंगे जब अगली क्लास होगी सैटरडे को। तो अभी एक हफ्ते में इसराइल गाजा वॉर में कुछ ऐसा जो मुझे अलग लगा मैं बताऊंगा आपको 5 मिनट। आप क्रॉस चेक करिए कि हाँ, और मैं कुछ कहीं से ढूंढ के नहीं बताऊंगा, मैं न्यूज़पेपर में जो चल रहा है ना वो बताऊंगा। जैसे अभी जो मैंने आपको जितना भी आज जो है वो अगर कहा जाए दलपत सिंह और ये सब बताया, ये न्यूज़पेपर में चल रही चीजें बताएं, बाकी मैंने कुछ भी आपको मन से नहीं बताया। तो आप भी थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करो, यहाँ पर निर्भरता दूसरों के ऊपर से अपन कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दंतेश्वरी जो है वो अगर कहा जाए, टेम्पल नाम में ही दिख रहा है दंतेवाड़ा से, आप दंतेश्वरी को दंतेवाड़ा से जोड़कर देख सकते हो। एक्चुअली ये क्यों है, पहला तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में 3 ऐसे शहर हैं जो अपने दशहरा फेस्टिवल के लिए जाने जाते हैं, और इन दशहरा फेस्टिवल्स में रावण का जलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनके इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक है मैसूर का दशहरा। इसमें बहुत ही विशाल जुलूस निकलता है। सेम जो है वो अगर कहा जाए, आप जब नॉर्थ इंडिया में जाओगे, हिमाचल में जाओगे, तो वहाँ कुल्लू का दशहरा, वो भी ऐसे ही बड़ा विशाल उसमें जुलूस निकलता है। और दुनिया में सबसे लंबे समय तक, ठीक है, चलने वाला है, इसमें मेन इवेंट तो 1 महीने से ज्यादा तक चलते हैं, मतलब 100 दिन से ज्यादा तक, वो है बस्तर दशहरा, ये याद रखिएगा। मतलब कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा दशहरा है जो सबसे लंबे समय तक जो है वो आयोजित होता रहता है, तो बस्तर का दशहरा का आयोजन सबसे ज्यादा होता है। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो अब कई बार जो है वो एक तो आदत है उनकी कि वो ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं या वो ट्वीट भी करते हैं। तो फिर पेपर वेपर वाले क्या करते हैं, आर्टिकल छापते हैं। जैसे ये 3 अक्टूबर का ट्वीट है कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी परफॉर्म जो है वो दशहरा एंड पूजा एट माँ दंतेश्वरी टेम्पल इन बस्तर छत्तीसगढ़ टुडे। तो वहां गए थे, तो अब हमारे सामने हो गया कि दंतेश्वरी टेम्पल कहाँ स्थित है, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, ऐसे कुछ जो है वो आपको पूछ सकता है। तो ये दंतेश्वरी यहाँ पर ये उसका ऑफिशियली जो है वो
तो देवी के कुल जो है वो मूल 52 जो शक्तिपीठ है, 52, उन शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो है वो माना जाता है दंतेश्वरी टेम्पल। ठीक है। और दंतेवाड़ा जो बड़ा एक फेमस नक्सल बेल्ट भी है, और वो जो है वो जगह जहाँ से भगवान राम जो है वो अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान निकले होंगे या गए होंगे, वो वाला क्षेत्र भी। तो ये जो है वो अगर कहा जाए, बाकी तो कुछ नहीं, इतना अपने को याद रखना है, इसमें से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और दशहरे के लिए फेमस है, यानी बस्तर दशहरा। वो और एक प्रश्न सिंपल सा पूछे कि भाई हिंदुस्तान में सबसे लंबा दशहरा अगर कहा जाए कहाँ मनाया जाता है, तो आप जो है वो ये बताओगे कि बस्तर का दशहरा हिंदुस्तान में। दिखा देता हूँ कि सबसे लंबा फेस्टिवल कुछ यहाँ पर, है ना। तो ये अब आप देखो, है ना, कितना लंबा होगा। अभी आप हो अक्टूबर के महीने में, है ना, अब कितना लंबा होगा। जो मैंने बोला ना, यहाँ पर ये इसने मेरे को पहली लाइन में मेरा आंसर दे दिया। बस्तर में मनाया जाता है दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा। ये यहाँ पर अपन ने खोल लिया एनडीटीवी का। तो ये दिख रहा है कि बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल में पहली बार लकड़ाई लाई जाती है। अभी आपको ये भी बता दूं, ट्राइबल कम्युनिटी में दशहरे के रथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे अगर आप में से कभी कोई किसी को मौका मिले भोपाल आने का, तो इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम जो भोपाल में स्थित है, और दूसरा राज्य जो है अगर कहा जाए जनजातीय संग्रहालय या स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, वो भी भोपाल में। दोनों में सबसे बड़ा अगर कहीं कोई स्ट्रक्चर खड़ा है तो वो दशहरे का रथ ही है। पूरा लकड़ी से बना हुआ रथ वहां पर है, पूरा। कभी आप जाइएगा तो आप अपने ग्रुप पे फोटो डाल भी सकते हैं अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए, देखो ये हम गए थे, ये रथ वहां खड़ा हुआ। देखिएगा जाके, आपको दिख जाएगा वो। ठीक है यार, वो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये रस्म को पाटा जतरा कहा जाता है, और ये एग्जैक्टली ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ज्यादा मनाया जाता है ना। तो ये जैसे मुरिया दरबार की रस्म के साथ समाप्त होता है। इस रस्म में बस्तर के महाराज दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझ पड़ा कि एक लंबा दशहरा मतलब 3 महीने तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलता रहा। महापर्व जो है वो रावण के युद्ध के साथ ये यहाँ पर ये है। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन जो है वो जैसे यहाँ लिखा है कि इसमें डला हुआ है 75 दिन। अभी हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है कि 75 के 100 दिन कितना, बट टेक्निकली इतना लंबा कोई इवेंट कहीं और जो है वो सेलिब्रेट नहीं होता जितना यहाँ पर सेलिब्रेट। तो ये एक आपको याद रखना है। दो तरह से क्वेश्चन आपका लिंक हो गया। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा कहाँ है। ठीक है। भारत में जो है वो बस्तर अपने किसके लिए फेमस है, दशहरे के लिए फेमस है, दीपावली के लिए फेमस है, या और कोई क्वेश्चन वो पूछ लेगा इससे मिलता जुलता यहाँ पर, और क्या पूछेगा वो देखने वाली बात है। अब अगला जो है वो क्वेश्चन है महुआ मोइत्रा का। अब महुआ मोइत्रा हमारे कोई काम के लिए ना, हमारे लिए ये काम का है कि उनने कैसे पैसे लेके प्रश्न पूछे। हमारे लिए काम का है कि जब उन्होंने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछने के बाद ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई इन्होंने तो जो है वो लोकसभा के जो है वो नियम कानून इनको ताक पे रख दिया। कोई पैसे लेकर क्या है कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या। तो क्वेश्चन का तो कहानी अलग से अलग हम पढ़ ही रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में जो है वो स्टार्ट क्वेश्चन यानी तारांकित क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन यानी अतारांकित प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमारा काम का है ये लोकसभा एथिक जो है वो एथिक्स कमेटी। अब आप में से कितने लोगों को मालूम है कि किस साल ये पहली बार बनी थी, किस साल, यहाँ पर कितनों को मालूम है। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपने कहानी केवल क्या है मोहिया मित्रा की पढ़ी यहाँ पर, बाकी वो नहीं पढ़ा कि वो जो एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, वो एथिक्स कमेटी 90 यानी इस तरह की कमेटी का इतिहास यहाँ पर अगर अपन वापस जाए तो 96, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ पहले। ये हम चले गए लोकसभा के अंदर, ये पूरे इश्यूज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सभी खबरें हैं। कोई 1 दिन पुरानी है, कोई 2 दिन पुरानी है। तो लोकसभा एथिक जो है वो अगर कहा जाए पैनल लोकसभा एथिक्स कमेटी, ये एक्चुअल कहानी इसकी यहाँ पर रही। और ये आज की नहीं, ये 1 साल पुराना स्टोरी। यहाँ पर आपको देखिए ये दिख रहा है 16 मई 2000, 1 साल पुराना, 2002 का है, मुझे लगा 2022 लिखा। तो ये लिखा हुआ है कि the genesis formation of ethics committee on parliament can be tracked the resolution adopt the presiding officer conference held in New Delhi in October 1996 which desired the legislative। यहाँ पर तो ये टेक्निकली हमें ये समझ पड़ा कि इस तरह की कमेटी का इतिहास 1996 से जो है वो शुरू हुआ। ऐसी कमेटी
द एथिक्स कमेटी और राज्यसभा, द फर्स्ट सच कमेटी बाय एनी लेजिस्लेटिव इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मार्च 1997। तो 19 राज्यसभा के लिए ऐसी जो कमेटी जो है वो पहली बार जो है वो 1997 में जो है हुआ है। तो हमें ये समझ पड़ा कि जो संसद के सदस्य हैं, अगर जो एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, जो अगर कहा जाए हमारे मानवीय मूल्य होना चाहिए, ठीक है, जो नैतिक मूल्य होना, मानवीय तो छोड़ ही दो, नैतिक मूल्य होना चाहिए, उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए जो है वो एक कमेटी बनाई जाती है। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस तरह की कमेटी का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके लिए 1996 में पहला प्रयास हुआ। राज्यसभा ने जो है वो अगर कहा जाए 1997 में, जस्टिस के नीचे लिखा है एज रिगार्ड लोकसभा कंसर्न द कमेटी वाज द प्रिविलेज ड्यूरिंग द 11th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट स्टडी ग्रुप ऑफ 1997 अंडरटेकिंग द पार्लियामेंट प्रिविलेज एथिक्स एंड रिलेटेड मैटर। इस तरह से आपके दिमाग में आया कि जिस कमेटी के पास ये मैटर गया है, जिस कमेटी के पास, यहाँ पर वो कमेटी का इतिहास बहुत पुराना नहीं। वो कमेटी का इतिहास जो है वो ये लिखा था, कमेटी ऑन एथिक्स इन द फर्स्ट रिपोर्ट विच लीड, और बाकी जो है अगर कहा जाए ये तो हमारे काम का है नहीं। तो ऐसे हम इस तरह की कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं या बना सकते हैं, और उन कमेटीज से मुद्दों तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो अब हमारे पास इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला तो ये हमको पता चल गया कि पार्लियामेंट्री जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके लिए आप वो पार्लियामेंट वाला सेशन पढ़िएगा कि तारांकित प्रश्न जो होंगे, स्टार्ट क्वेश्चन, उसके आंसर ओरल दिए जाएंगे, उस पे जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं अतारांकित, उनके आंसर रिटर्न दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का जो है वो अगर कहा जाए अधिकार होगा। नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। ओरल क्वेश्चन मतलब जो स्टार्ट क्वेश्चन होंगे तारांकित प्रश्न, उनके आंसर ओरल दिए जाते हैं, तो उन पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते। पता नहीं मैंने पूछे जा सकते बोला था कि अभी नहीं पूछे जा सकते बोला था, देख लेना, केवल बोलते बोलते निकल जाता गलत। तो वो तो एक अपनी जगह है, ये एथिक्स वाला जो है वो अपनी जगह है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और कुछ जो है वो ज्यादा जो है वो नहीं पंच करेगा। अगला है कुछ नया हो तो काम करे। तो यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई एस्टेब्लिशमेंट ऑन नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यानी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हमने कर दिया। अब प्रश्न ये है कि हमारे काम का क्या है, टर्मरिक बोर्ड में कुछ है क्या कि हाँ हल्दी बोर्ड, तो इसमें हमारे काम का केवल दो छोटी छोटी सी बातें, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं। पहला यहाँ पर कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उसका सबसे बड़ा निर्यातक, उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता, है ना। हम तीनों तरह से करते हैं, खाने में भी करते हैं, उबंटन भी लगाते हैं हल्दी का, खाने में, ठीक है, यानी कंज्यूम करने में, उपभोग करने में, उत्पादन करने में, और जो है वो अगर कहा जाए उसको दुनिया भर में भेजने में जो है वो हम सबसे ज्यादा मतलब नंबर वन है टर्मरिक में। तो शायद टर्मरिक के इंडस्ट्री को और ज्यादा बेहतर बनाना हो, तो इसके लिए जो है वो हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे काम होगा, क्या होगा। तो हमने एक पूरा के पूरा बोर्ड जो है वो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट किया। ये क्वेश्चन जो है वो कभी मतलब नहीं आएगा कि टर्मरिक बोर्ड कब बनाया, या मतलब क्या बोलते हैं कि उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब ये तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये पूछ सकते हैं कि टर्मरिक जो है वो अगर कहा जाए कहाँ काम आती है। तो आपको ये पहले तो दो तीन चीजें पता होना चाहिए। अभी आप अपना देखिए, हमेशा याद रखिए, क्या भेजा बेटा किसी ने, कुछ भेजा है क्या बेटा? सर वो ट्राइबल म्यूजियम वाला रथ। हाँ यही तो है, ये बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये जो रथ दिख रहा है ना, ये वो दशहरे का रथ है, ये लकड़ी का बना रहता है, पूरा पूरा लकड़ी का बना हुआ। तो ये ट्राइबल म्यूजियम में है। और ऐसा ही जो है वो, ये इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम का फोटो होगा वैसे, क्योंकि वहां बाहर है। और जो स्टेट ट्राइबल म्यूजियम है भोपाल में, उसमें अंदर रखा हुआ, मतलब जो मेन गैलरी है उसमें अंदर रखा हुआ। तो ऐसी चीजें भी पता होना चाहिए। तो अभी सर वो हमारे इतना लिए बड़ा है अब, कि फोटो ही नहीं आता। हाँ वो तो बड़े रहते ही हैं, वो तो बहुत भव्य रथ बनते हैं पहले। यही चीजें तो है हमारी जो संस्कृति की जो है वो काम की है, जो नहीं मिलती हैं। अब देखो यहाँ टर्मरिक से तीन चार चीजें तैयार हो गई, दो तरह के प्रश्न तैयार हुए। पहला प्रश्न तैयार हुआ एज ए इकोनॉमिक्स कि भाई हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर हैं।
दूसरा जो प्रश्न तैयार हुआ वो इससे जुड़ा हुआ नहीं, दूसरा प्रश्न जो है वो लिंक हो गया आपका बायो से। ठीक है, जैसे बायो से क्या हो गया, बायो में हमको पता चला कि भाई जो टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी एक प्रकार का स्टेम होता है, तना, वो कभी भी रूट नहीं होता, उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। और उसमें भी वो प्राकंद की परिभाषा में आता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं राइजोम। ये आप याद रखिए, उसको हमेशा राइजोम कहा जाता है। हिंदी में प्राकंद बोलते हैं, आप राइजोम भी लिख लो, प्राकंद लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो अब सपोज आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई भाई हल्दी जो है वो क्या है, रूट है, स्टेम है यानी जड़ है, तना है, और कोई हो सकता है कि एग्जाम फ्रूट है, ऐसा क्या लिख देगा वो उसके ऊपर है। तो बायो के नजरिए से हल्दी तने का प्रकार हो गया। केमिस्ट्री के मतलब देखो, मैं क्यों आपको ये बताता हूँ, करंट का मतलब कभी खाली करंट नहीं होता। करंट का मतलब है कि उस करंट से सब्जेक्ट को अगर कनेक्ट कर लोगे तो जीत जाओ, खाली करंट में तो जो है वो उलझ के रह जाओगे। तो हमें ये पता चला कि एक तो यहाँ ये बात निकल कर आ गई, बायो के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो हल्दी एक नेचुरल क्या है, जल्दी से बता दो, एक लाइन खुद ही समझ पड़ गया होगा, इससे ज्यादा तो बोलने की जरूरत नहीं। क्या है इंडिकेटर वो? हीटर। इंडिकेटर है ना, हमको मालूम है नेचुरल इंडिकेटर है। आप अभी क्लास के बाद कोई भी आपके घर सब्जी बनी हो उसको एक कपड़े के ऊपर गिरा लीजिए, और उसमें कोई भी क्षारीय साबुन लगाइए, यानी कपड़े धोने का साबुन, वो पीला कलर तुरंत जो है वो विद इन ए सेकंड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए। विद इन ए सेकंड, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर कपड़ा धोने का साबुन लगाओगे और उसने जो है वो अगर कहा जाए अपना मतलब कलर जो है वो बदला। तो हमें जो है ये पता चला कि एसिड बेस टेस्ट के दौरान हम ये कह सकते हैं कि हल्दी जो है वो एक इंडिकेटर की तरह, यानी प्राकृतिक जो है वो इंडिकेटर ही लिख लो यहाँ पर, संकेतक भी बोल सकते, की तरह काम करता है। अब यहाँ तीन तरह के प्रश्न हो गए, ठीक है यहाँ पर। तो एक ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, इसको और भी आप पढ़ सकते हो, जैसे अभी आपको समझ पड़ा क्या टर्मेरिक के प्रोडक्शन में हमारा अच्छा योगदान नहीं है। या दिख रहा है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, यानी दक्षिण भारतीय राज्य ज्यादा हल्दी का उत्पादन करते हैं, दक्षिण भारतीय राज्य। टॉप जो 4-5 स्टेट्स है उसमें मध्य प्रदेश का कहीं कोई बहुत सरोकार नहीं है, बहुत ज्यादा देखा नहीं जा रहा। ठीक है, और जो जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिन देशों में हमारे जैसा कुजीन है या भोजन है, जैसे बांग्लादेश है, यूएई है, यूएसए है, मलेशिया है, इन देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी तो कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो इतना उसका दिमाग नहीं है। और हल्दी जैसे यहाँ पर आपको एक और चीज मिल रही कि इसमें एक अच्छी बात जो बताई, मतलब देखो कितना उसने लिंक का, आप अगर समझते वहां, द बोर्ड शैल हैव द चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ जो है फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, फार्मा वेलफेयर। यानी हल्दी बोर्ड जो है उसमें जिस बंदे को हम लेकर जा रहे हैं उसको भी आयुष से, क्योंकि आयुष में, आयुर्वेद में तो हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी ठंड में हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, ठीक है, घाव के ऊपर हल्दी लगा लेते हैं। जब साल भर तो ना लगाएं, जैसे कहा जाता है कि हल्दी को फेस पे लगाने से जो है वो हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होता है। तो जीवन में कम से कम एक बार तो सबको ही लगाना पड़ता है, और वो है ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारा विवाह होगा तो हल्दी तो लगेगी लगेगी तुमको। तो वो परंपराओं से भी इसको जोड़ दिया, मतलब एक प्रश्न कितनी जगह तक घूम सकता है। और इसको ऐसा नहीं कि अपन करंट के हिसाब से रट रहे हैं, नहीं, अभी आपने दिमाग हमेशा के लिए तैयार हो गए ना कि यार हल्दी तना है, ये तैयार हो गया क्वेश्चन, आनंद के लिए तैयार हो, एग्जाम के लिए तो अपनी जगह है, अपने को ऐसे भी जो है वो पता हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक चावल की किस्म का, इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल आपसे पूछेगा पूसा 44 क्या है, पेड़ी हटा देगा। ठीक है, पूसा 44, क्योंकि अब इसके ऊपर बैन लग गया है, ये अभी लास्ट सीजन है इसका, इसके बाद यानी अभी आपको मालूम होगा चावल कौन से सीजन की फसल है, रबी के खरीफ, खरीफ। खरीफ है खरीफ। ना। चावल अभी कट गया है बेटा, चावल अब जो है वो चावल की जगह किसकी बोनी हो चुकी है, गेहूं और चने की, है ना। तो जो है जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो चावल लगाया जाता है। अब ये पूसा 44 पेडी वैरायटी टू बी बैंड फ्रॉम द नेक्स्ट खरीफ सीजन, यही लिखा हुआ था, वैसे मेरा भी दिमाग नहीं दिखा उसमें, खरीफ सीजन। अब क्यों इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं ये भी समझो। पूरा हिंदुस्तान एक वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है,
उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में और खासकर अब मध्य प्रदेश में जब से हम धान की खेती करने लगे हैं, तो हमने एक नई समस्या को जन्म दे दिया है कि धान की खेती के लिए हम ग्राउंड वाटर पे बहुत निर्भर हो गए। ऊपर वाला जो पानी देता है उसके अलावा भी धान को बहुत पानी चाहिए। तो हम ट्यूबवेल, ऐसे भी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो इरिगेशन का बड़ा सोर्स है वो ट्यूबवेल और जो है वो अगर कहा जाए कुएं, यानी हम कुएं और नलकूप से ही अपने लगभग अगर कहा जाए 40 से 50% सिंचाई का काम करते हैं कृषक। तो लगातार ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। आज आपको शायद पता होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर, ये इसका नहीं है, मैं एक बुनियादी बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर 26 विकास खंड ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला है। 26 ब्लॉक के अंदर, अकॉर्डिंग टू ये 2022-23 का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसमें। तो ये जो बात निकल कर है 26 या 28 से देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है, मुझे एग्जैक्टली शायद 26 ही है, ऐसा 26 और 28 में कंफ्यूजन। ये कहानी यहाँ पंजाब में क्यों है? पंजाब बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा है पानी की। ये जो पूसा 44 है, ये इतनी अच्छी किस्म है, इतना उत्पादन देती, किसानों को बहुत फायदा हुआ इससे। तो फिर बैन क्यों लगा रहा है? जब किसानों ने खूब पैसा कमाया, किसानों के लिए लाभकारी है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअल इसका जो साइकिल है वो दूसरी क्रॉप के साइकिल से लगभग अगर कहा जाए 15 से 20 दिन ज्यादा है। ठीक है, लगभग। यानी अगर मान के चलिए कोई दूसरी क्रॉप अगर 3 महीने में आ रही है, तो ये जो है वो 3.5 से 4 महीने में आई। ऐसी स्थिति में जब इसका क्रॉप साइकिल बढ़ गया, तो किसके ऊपर निर्भरता बढ़ गई? किसान की। भाई अगर कोई चीज 3 महीने में तैयार हो रही है और उसकी जगह कोई दूसरी फसल 4 महीने में तैयार हो रही है, तो 1 महीने वो क्या करेगा? पानी का पानी ज्यादा ज्यादा पिएगी। इस्तेमाल करेगा। पानी ज्यादा। और उससे, हाँ, उससे इरिगेशन, और जितना ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगा वो अभी सोचो, सितंबर के बाद तो किसान पानी कहाँ से लेगा? अगर क्रॉप साइकिल लंबा है तो नो डाउट वो ग्राउंड वाटर ही लेवल यूज कर मतलब रिसोर्सेज यूज कर सकता, और कुछ नहीं कर। तो इसके साथ चैलेंज यही है कि कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा रहा है कि अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। द फॉर्म, यहीं से मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन पूसा 44 वैरायटी विल बी बैंड इन पंजाब, मेन सेट, ठीक है। इट टेक्स 150, बाप रे, 152 डेज, 152 दिन, यानी 3 पने 15, बाप रे, 5 महीने, ठीक है, डे फॉर द रिपिंग, मतलब उसका जो बुआई होता है यहाँ पर, और उसके बाद उसकी कटाई तक जो है जो प्रक्रिया है वो 152 दिनों की है। ठीक है, अगेंस्ट द PR126 वराइटी, PR जो है वो अगर कहा जाए और कोई दूसरी वराइटी, टेक जस्ट 92 डेज। तो आप सोचो कि एक फसल लगभग 3 महीने में तैयार हो रही है, और एक जो है वो अगर कहा जाए कितने महीने में तैयार हो रही है? 5 महीने में तैयार हो रही है। तो ये लिखा है कि एडिंग द पूसा वराइटी रिक्वायर्ड मोर वाटर फ्रॉम द इरिगेशन जो है कंपेयर टू अदर वराइटी, ही सेड 1 और 2 मोर न्यू वराइटीज। तो ये तो अभी हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं। बट हमें समझ पड़ा कि धान की कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनका एक साइकिल पूरा होने में 5 महीने का समय लगा, उससे इरिगेशन के ऊपर निर्भरता जो है वो बढ़ रही। तो हमको ये भी, मतलब कल को अगर आपको एक एग्जाम में, मेंस में कभी आ जाए कि भाई जो है वो अगर कहा जाए कि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करा जाए, तो एक उपाय तो समझ पड़ गया होगा क्या उपाय करना चाहिए। क्या, जैसे इसी से एक आंसर, एक लाइन कोई बोल के बताएगा, इससे मिलाकर कोई भी बोल दो। कम डेज की जो है तो धान जो जिसका कम हाँ, डेट यानी वो ऐसी ऐसी फसलें विकसित की जाना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाई तरीकों से, जिनका जो है वो क्रॉप साइकिल कम दिन का हो। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1। दूसरा कि उनकी पानी के ऊपर निर्भरता कम हो, ठीक है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। आज आप सोचो ना, लगभग अगर मान के चलिए हम 100 लीटर पानी खर्च कर, ऐसे समझ लीजिएगा, हर महीने, इसको अपन एक एग्जांपल समझ लेते हैं, हर महीने अगर मान के चलिए क्रॉप को 100 लीटर पानी चाहिए, मोटा मोटा बता, ये 500 लीटर पानी यूज करेगी, जस्ट दूसरी क्रॉप्स केवल और केवल जो है वो 300 लीटर पानी इस्तेमाल। हम 200 लीटर का पानी केवल वैरायटी को बदल कर बचा सकते हैं। केवल जो है वो अगर कहा जाए कि पूसा 144 की जगह जो है वो PR126 जो है वो अगर कहा जाए लेगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपको करंट के क्वेश्चन को सब्जेक्ट से भी जोड़कर देखना है, तो एक नजरिया आ गया। जब आप एग्जाम्पल बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आज आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बुरी स्थिति पानी की, ग्राउंड वाटर लेवल की है मालवा में, सबसे ज्यादा नीचे चला गया मालवा। क्यों? मालवा तो आपको मालूम है अपनी खेती के लिए इतना समृद्ध है, मालवा की तो खेती देखने लायक। तो हम ये कह सकते हैं कि मालवा में एक तो हमको ऐसी क्रॉप्स के ऊपर अब काम नहीं करना चाहिए जो पानी ज्यादा ले रही हैं।
दूसरा, ऐसी क्रॉप्स विकसित करना चाहिए जिनका क्रॉप साइकिल ऑलमोस्ट जो है वो अगर कहा जाए कम हो। वैसे तो एक आइडियल क्रॉप साइकिल जो है वो मेरे हिसाब से 3 मंथ का ही होना चाहिए। आइडियल क्रॉप साइकिल जो है वो इससे ज्यादा का होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया अपना तैयार पूरा। बाकी कुछ और जो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये पूसा 44 है, काफी पुरानी। मैंने इसका एक आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें मुझे पता चला था कि ये वैरायटी बहुत पहले से डेवलप करी है, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ही इसको तैयार किया। बट अब वही कह रही है कि इसको जो है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान बहुत है, और खासकर बाकी कोई नुकसान नहीं। अभी ज्यादातर अगर आर्टिकल नहीं पढ़ते तो वो इसको लिखते काहे से, वो इसको लिंक करते कि इससे जमीन की फर्टिलिटी कम हो रही होगी, या इससे कोई संक्रमण हो रहा होगा, या कोई डिजीज हो रही, ऐसे दिमाग में ज्यादा लगा। पानी को कोई दिमाग में जो है वो लगाना नहीं समझता। अगला जो है वो अगर कहा जाए पर सेम। उत्पादन क्षमता लगभग सेम है। उत्पादन क्षमता तो ज्यादा है ज्यादा। बेटा, सेम नहीं है। सेम नहीं है, बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता। मैंने दूसरी वैरायटी से 30 से 40% ज्यादा प्रोडक्शन है अगर वो टाइम ज्यादा ले रही तो प्रोडक्शन भी ज्यादा दे रही है। लेकिन हम प्रोडक्शन तो को तो मैनेज कर सकते हैं, पानी को मैनेज नहीं कर सकते। तो जब इसका मैंने कहा, आप आज पढ़िएगा यहाँ पर आर्टिकल, ऐसे टाइप करिएगा पूसा 44 प्रोडक्शन, तो आपको ये आर्टिकल में कई जगह जो है वो मिल जाएगा। कई कोचिंग है भी, बड़ी बड़ी जो कोचिंग है दिल्ली की, उसमें भी आपको ये आर्टिकल्स जो है वो इसका मिल जाएगा कि हाँ भैया वो अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, इसलिए उसको पीछे लोग जो है वो लगे हुए हैं। अब अगला जो है वो है सावरिया सेट टेम्पल जो है वो चित्तौड़गढ़। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे यात्रा पे, और बकायदा उन्होंने जो ट्वीट किया था ये, आप इसमें तो कट गया, लेकिन जो है वो प्रियम परफॉर्म दर्शन चित्तौड़, ये जो है वो, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके प्रधानमंत्री जी वाला फोटो दिखा देता हूँ। तो ये आपको जो है वो यहाँ पर दिख रहा है ये। तो ये इसमें भी नहीं है, खैर ये है। अब इसमें कहानी क्या है, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि सांवलिया सेठ जो है वो अगर कहा जाए मंदिर कहाँ है, तो कोई भी 1 सेकंड में आंसर कर देगा कि वो राजस्थान में। लेकिन इसी जो है वो अगर कहा जाए प्रश्न को घुमाकर पहुंच दिया जाए, मतलब पूछ लिया जाए कि ये मंदिर मध्य सॉरी राजस्थान के किस जिले के अंदर, कौन सा जो जिला है राजस्थान का उसमें, तो फिर जो है वो दिमाग जो है वो घूम जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में है कि उदयपुर में है कि कहाँ है। जैसे अपन नाथ द्वारा जाते हैं, तो राजस्थान में जब आप उदयपुर जाओगे तो उदयपुर के पास जो है वो नाथ द्वारा पड़ता है। नाथ द्वारा के पास ही हल्दी घाटी नाम की जगह पड़ती है, जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो जैसे वहां नाथ द्वारा की जो है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, नाथ द्वारा में देखा होगा, जितने भी ज्वेलर्स की दुकान होती है वहां श्रीनाथ जी यस। का मंदिर। यस सर, यस सर। ऐसे ही जो है वो सावरिया सेठ का मंदिर है, और ये चित्तौड़गढ़ में जो है वो पड़ता है। और जितने लोग जैसे शेयर बाजार, मतलब लीगल जो जुआ होता है, शेयर बाजार ट्रेडिंग एक प्रकार का, या जितने लॉटरी और इस तरह के जो बिजनेस से जो है वो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो जाते हैं सांवरिया सेठ। एक तो सांवरिया सेठ जाते हैं, मतलब है, मतलब इनसे जोड़कर जो है वो पढ़ा जाता है। कभी आप पढ़ोगे आर्टिकल तो मिल जाएगा, बट वो हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है। यहाँ मंदिर है, प्रसिद्ध है, हिस्टोरिकल टेम्पल है, और ये आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ पर इतना ये जो है वो यहाँ। अगले अरे नाथ क्वेश्चन पे आ द्वारा जाते हैं। क्या कोई डिस्ट्रिक्ट है? नाथ द्वारा बेटा जगह है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जगह है, तहसील जैसी है, छोटी सी जगह है नाथ द्वारा, जो उदयपुर जिले में पड़ती है। मतलब जो है वो अगर कहा जाए श्रीनाथ जी, नहीं उदयपुर शायद, अब उदयपुर तो नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, शायद राजसमंद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका, देख लेना। मतलब उदयपुर के पास है नाथ द्वारा, और डिस्ट्रिक्ट शायद राजसमंद है। मतलब देखना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं मालूम। बट उदयपुर जब आप जाओगे राजस्थान में, तो उदयपुर के जो है वो पास जो है वो अगर कहा जाए है, वो वहीं वहीं पड़ता है, देख लेना एक बार, ढूंढ लेना मतलब ये। पर श्रीनाथ जी का टेम्पल है बहुत फेमस। ठीक है। तो ये एक बुनियादी बात यहाँ तक हो गई। फिर अगले के ऊपर आते हैं। अगला जो है वो है सिक्किम का फ्लड। अब सिक्किम के फ्लड के ऊपर, 1 सेकंड बाकी हटा दें अपन जो काम के नहीं है। एक मिनट यहाँ। अब जो सिक्किम फ्लड है,
अभी आपको मालूम है कि वो सेना की भी कई गाड़ियां बह गई, उसमें ये भी आया कि सेना के व्हीकल्स, उनके गोला बारूद भी, असला जो रहता है वो भी बह गया। अब इसमें जो है वो अगर कहा जाए प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। पहला तो इस चूंकि सिक्किम है तो नो डाउट ग्लेशियर के कारण कोई लेक निर्मित हुई, और ग्लेशियर के बहने से जो लेक का हिस्सा था वो मोरेन। तो पहला तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, आपको पता होना चाहिए ग्लेशियर्स के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, कोई भी ग्लेशियर जब बहता है, ग्लेशियर बहुत धीमे धीमे, एक्चुअल ग्लेशियर एक प्रकार की बर्फ की नदियां हैं, धीमे धीमे खसकती हैं, तो कई सारे लैंड फॉर्म्स बना देती हैं, जिनमें एक लैंड फॉर्म होता है जिसको सर्क कहा जाता है, मतलब उसमें निचला हिस्सा होता है जहां पर पानी जमा हो जाता है, उसको सर्क कहते हैं। तो ग्लेशियर यू आकार की घाटी बना सकता है, सर्क बना सकता है। मोरेन वो जो अपने साथ कंकर पत्थर आदि जो लेकर आता है, उसको अपन मोरेन जो है वो अगर कहा जाए के नाम से जानते हैं, वो मोरेन जो है वो निर्मित कर देते हैं ग्लेशियर। हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटियां, उनमें बीच बीच में पत्थर के बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अपन नुनाटक बोलते हैं, वो बना देते हैं इस तरह से। यहाँ एक ऑलमोस्ट सर्क पैटर्न की कोई झील बन गई, जो है मोरेन भी बहा कर आया, वो शायद उसके दबाव में ये फट गई, उससे जो है वो अगर कहा जाए ये घटना घटी। तो पहला तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सर्क क्या है। तो सर्क एक झील है, सर्क लेक भी बोलते हैं। आप एनसीईआरटी का अगर बुक देखेंगे लैंडफॉर्म वाला, उसमें सर्क लेक का आपको स्टोरी मिल जाएगा। दूसरा, आपको ये मोरेन के बारे में, तो मोरेन एक क्वेश्चन आपको लिंक होकर आता है, याद करो, अभी एक पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, करेवा याद है? कश्मीर में वो जो मोरेन है जो जी। बहा बहा कर मट्टी पत्थर ला रहा है, उसको करेवा बोला जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं अपने, केसर की खेती खूब होती है। तो वो इससे लिंक है एक तो। दूसरा कि जब ये झील मतलब ग्लेशियर, इसमें कौन सा ग्लेशियर जो है वो के पिघलने से ये चर्चा में रही, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, साउथ लोहनक ग्लेशियर लेक उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के थुंगथांग में जो है वो इतनी ऊंचाई पर है। ये आपकी कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ जिले में है, ये आपको याद नहीं रखना। इसमें चार क्वेश्चन आपको याद रखना। पहला, इस लेक ग्लेशियर लेक का नाम, नंबर वन। दूसरा जो मैंने बताया कि ग्लेशियर लेक है तो नो डाउट जनरली स्टैंडर्ड केसेस में उसको सर्क लेक कहेंगे, ग्लेशियर्स लेक को सर्क लेक कहा जाता है। कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसको दिखा देता हूँ। यानी एक क्वेश्चन को कितने कहाँ कहाँ से उठाकर पढ़ना है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ हम चले गए, एक सेकेंड ना, एक मिनट में दिखा रहा हूँ ना। ये हम चले गए भू आकृतियों पर चले गए, हमने लैंडफॉर्म ले लिया एनसीईआरटी के अंदर। जो झील टूटी है वो झील कैसी है ना, तो इसमें हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, सीधे सीधे जो क्वेश्चन आया मतलब आ सकता है, ये हम नीचे धीरे धीरे करके जो है वो ग्राउंड वाटर से नीचे हमको ग्लेशियर तक जाना है। तो सबसे पहले हम ग्लेशियर पर एंटर मार गए, ये हम आ गए ग्लेशियर। अब ग्लेशियर के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये सब ग्लेशियर्स के स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें एक सेकेंड, ये कुछ नाम दिख रहे हैं, इसको अपन साफ कर दें कलर को यहाँ पे। तो इसमें जैसे ग्लेशियर में सबसे पहले आ रहे हैं हिमोड़ यानी मोरेन, जो पत्थर कंकर अपने साथ बहा कर लेकर आती है, उसको हिमोड़ के नाम से जो है वो जाना जाता है। हैंगिंग वैली अभी हमारे लिए कोई काम का जो है वो नहीं है, हिमोड़ हमारे लिए काम के, कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमारे लिए काम के नहीं। दूसरा, अगर कहा जाए कि ग्लेशियर्स में जो है वो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनके पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रभावित होता है यहाँ पर, और उससे छोटे छोटे जो है वो छिद्र होकर वो एकत्रित होना शुरू हो जाता है, एस्कर स्ट्रक्चर बनते हैं इससे, कटे फटे क्षेत्र जो है वो। और इसमें सीधे नीचे जाओ तो कहीं आपको अब इसमें कहीं देखना, मतलब धीरे धीरे देखोगे तो सर्क भी लिखा है किसी जगह, इसमें मुझे याद नहीं, मैंने अभी एक दिन पढ़ा है, अभी दो चार दिन पहले ही किसी क्लास में कहीं सर्क दिख जाएगा लिखा हुआ, खुद भी लिख, मतलब खुद लिख लेना उसको, सर्क लेक के नाम से, सर्क झील के नाम से जो है वो जाना जाता है। सर इरोजनल में मिलेगा ये?
हाँ, ये इसी के अंदर ये इरोजनल वाला ही तो है, ये इरोजनली ही पढ़ रहे हैं अपन। ये इरोजनल ये है ना, ये सर्ग झील, यहाँ पर ये इरोजनल लैंडफॉर्म ही पढ़ रहे हैं अपन। मतलब पूरे ये लिखा ना, अपरदित स्थल रूप इरोजनल, तो ये सर्ग अपन ऊपर से तेजी से नीचे आ गए। तो हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों सर्ग, मतलब वो झील धीरे धीरे गहरे वाले क्षेत्र में इकट्ठी होती जाएगी। और सर्ग गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवारें तीव्र ढाल और सीधी और अवतल होती हैं। ठीक है, हिमनद के पिघलने से जल से भरी झीलें भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती हैं। इन झीलों को सर्ग झील या टान झील क्या कहा जाता है यहाँ पर। तो अभी जो हमारा इशू है सिक्किम का, वो कुछ ऐसा ही रहा। तो उससे एक झील जो है वो अगर कहा जाए ये है, और इस झील की गहराई करीब 260 फीट है और इतनी काफी चौड़ी थी। झील के टूटने के बाद क्या हुआ, यानी एक अपने पास दिमाग में आ गया कि ग्लेशियर में इस झील के टूटने के पीछे के दो इश्यूज हैं। पहला कि वो सर्ग झील का निर्माण, दूसरा कि वो मोरेन मोरेन के दबाव से भी टूट सकती है, जो पत्थर कंकड़ बहकर आ रहा है, हिमोड़ बोलते हैं हिंदी में उसको। अब झील के टूटने के बाद क्या हुआ, अब सबसे तीसरा जो क्वेश्चन, कि जब झील टूटी 3-4 अक्टूबर की रात, झील की दीवार टूट गई, ऊपर जमा पानी तेजी से नीचे बहती हुई तिस्ता। अब आपको नया क्वेश्चन यहाँ पर यही मिल गया कि तिस्ता नदी जो है वो अगर कहा जाए इनमें से किस राज्य से, जैसे पिछली बार एक एमपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आ गया था कि बराक नदी भारत के मतलब किन दो राज्यों से होकर बहती है, अभी जो हुआ था वो उसमें आया था। सेम जो है वो अब आपको ये पूछेगा कि तिस्ता नदी इनमें से कोई 4 राज्य दे देगा, इनमें से किस राज्य से नहीं बहती या किन राज्यों से होते हुए बहती। तो अब हमारा दिमाग हो गया कि तिस्ता जो है अगर कहा जाए सिक्किम से, ये सिक्किम से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर रहती है। ये ध्यान रखना, तिस्ता की खासियत है ना, तिस्ता बाकी राज्यों में जो है वो नहीं बहती। और इसके ऊपर एक पूरा की पूरा डैम है, उसका नाम ही तिस्ता डैम है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली ग्लेशियर से जिंकली, और उस ग्लेशियर का भी नाम तिस्ता ग्लेशियर ही, उसमें कुछ और भी नाम है उसका, बट उसको तिस्ता ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो हमें ये समझ पड़ा कि उस झील के टूटने से सिक्किम राज्य से बहने वाली तिस्ता नदी में पानी आया। अचानक तिस्ता में भयानक बाढ़ आ गई। वह सेना की जो गाड़ियां और उनका जो असला, जो सामान बारूद जो भी था, वो सब साथ में जो है बह गया और एक बड़ी डिजास्टर हो गई। मतलब अगर कहा जाए ये तो बड़ा दुखद पहलू रहा। और इससे ये भी सिद्ध हुआ कि प्रकृति कभी भी हमसे बदला ले सकती है ना। तो कई बार ये चीजों के बुरे से बुरे पहलू को भी जो है वो देखकर चलना चाहिए कि कहाँ अगर इस तरह की झीलें हैं तो उनमें क्या नुकसान। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ट्विटर के ऊपर का फोटो, ठीक है, तो ये लिखा ना कि अगर 17,000 फीट ऊंचाई से पानी इस गति से नीचे आता है तो भयंकर तबाही के लिए पर्याप्त है। इसे फ्लैश फ्लड ने कई जगह जो है वो सड़कों को खत्म कर दिया, कम्युनिकेशन लाइन टूट गई। क्लाइमेट चेंज और एक्सपर्ट अरुण भी श्रेष्ठ ने कहा कि तिस्ता नदी में आई फ्लैश फ्लड भयानक थी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना, इसलिए ज्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा हुई। एक तो बाढ़, ऊपर से झील में पानी बढ़ गया, नदी में बाढ़ आ गई यहाँ पर, ये सब चीजें आपस में यहाँ पर। तो साउथ लोनेक लेक ही मुसीबत नहीं। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये जो लोनक झील ग्लेशियर है वो कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ऐसे एक ऑप्शन है ना। तो ये 2021 में कहा गया था कि ये मतलब तेजी से पिघल रहे हैं ऐसे। देखो केदारनाथ में अभी ये देखो सेना की गाड़ियों के हाल, आप सोचिए मतलब कितना दुखद पहलू है कि मतलब अगर कहा जाए वाहन तो चलो ऐसा है, भौतिक चीजें तो मायने नहीं रखती, पर जैविक, इसमें जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, ठीक है, जो आम आदमी जो है वो अगर कहा जाए इसके अंदर मतलब मारे गए, कितना दुखद ये पहलू रहा होगा। तो हमें दिख रहा है कि हम इतिहास से कभी सीख नहीं रहे। आपको अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है तो आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह हो जहां कोई कैजुअलिटी पहले हुई तो उसको सीखना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि 2013 में उत्तराखंड के चोराबारी ग्लेशियर लेक भी इसी तरह से टूटी थी। अब अगर पूरे 10 साल के बाद, ठीक है, उस समय भी जो है वो अगर कहा जाए काफी बारिश हुई, यहाँ भी अभी काफी बारिश हो रही, बारिश से लेक में पानी का दबाव बढ़ गया, उधर मोरेन जो है वो थोड़ा खसक गया होगा, और भी कई कारण है जो भी वैज्ञानिक बताएं, उससे जो है वो अगर कहा जाए फ्लैश फ्लड आए। ऐसे ही आपको, और अभी ये प्रश्न कैसे आते हैं समझ लीजिए, एग्जाम क्या करते हैं आजकल, एक नए तरीके का प्रश्न पूछेंगे
पिछले मतलब अगर कहा जाए 100 वर्षों में फ्लैश फ्लड से आई 3 जो है वो बाढ़ों के नाम लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, आई थिंक एमपीपीएससी में आया था, पिछले 100 साल में भारत में आए विनाशकारी 3 विनाशकारी भूकंप, ऐसा कुछ था शायद, वो 3 था 2 था क्या ये था। सिर्फ 3 भूकंप के नाम ईयर बर्थ सहित लिखिए और तीव्रता। अभी जैसे वो भूकंप के नाम पूछा, वहां तो अपना दिमाग चल जाएगा। अब यही सिलेबस में ग्लेशियर भी, किसी भी एग्जाम में, इसमें पेशी नहीं, और भी जितने भी एग्जाम्स हम कर रहे हैं, अब यही प्रश्न आ जाए कि जो है वो 3 प्रसिद्ध ग्लेशियर लेक्स के नाम दीजिए, तो अब अपना दिमाग चलना चाहिए। या फ्लड, फ्लैश फ्लड आपको एक वर्ड पूछ लिया जाए, ठीक है। फ्लैश फ्लड का मतलब ही होता है, घर में देखा होगा टॉयलेट के अंदर फ्लैश होता है, उसको दबाओ कितना तेजी से पानी निकलता है, एकदम से पानी का बहुत ज्यादा फ्लो हो जाना। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है क्लाउड बस्ट, यानी बादल फटना। बादल फटने का बेसिक मतलब यहाँ पर यह है टेक्निकल लैंग्वेज में, कि यदि किसी जगह पर 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा पानी गिर रहा हो, मोर देन 100 mm वाटरफॉल हो रहा हो, या रेनफॉल हो रहा हो, वाटरफॉल तो बोलना गलत होगा, रेनफॉल, तो उसको क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन में रखोगे। यानी हर एक, जैसे इसको कैसे याद रखोगे, एक आइडियल गाड़ी, आइडियल जो कार होती है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm होता है। अगर वो किसी समतल जगह पे खड़ी हुई है और 2 घंटे में पानी गाड़ी के अंदर आ जाए, मतलब क्लाउड बस्ट लेवल का पानी गिर रहा है, हर घंटे 100 mm या उससे ज्यादा का पानी गिरना, ये बादल फटने की परिभाषा है भूगोल के अनुसार। तो यहाँ 2013 में उत्तराखंड में चोराबारी ग्लेशियर की लेक का टूटना, जरूरी नहीं है कि 2023 का सिक्किम ही पूछेगा, वो 2013 का भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2013 में उत्तराखंड का ग्लेशियर, केदारनाथ की आपदा, हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले केदारनाथ में आपदा किस वर्ष है यहाँ पर। और इसके साथ जो है वो 2004 का जो है वो भी लिखा हुआ है, 2005 में परिचू फ्लैश फ्लड। यार हमको इनसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम जो है प्रकृति में हस्तक्षेप करेंगे तो प्रकृति भी जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर। दूसरा एक और आपको यूनिक वर्ड मिला है, ये यूनिक वर्ड जो जनरली मैं भी नहीं पढ़ाता हूं बच्चों को, अब मैं पढ़ा रहा हूं, वो है GLOF। अब आपसे पूछ लेगा GLOF का संबंध है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप कहोगे ये क्या, तो यहाँ आप पूरा देखोगे तो अच्छा कहोगे, अच्छा सर ये है, बताओ हमको ही नहीं मालूम। तो लिखा हुआ है कि सरकार ने माना कि ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों में बहाव में अंतर तो आएगा ही, साथ ही कई तरह की आपदाएं आएंगी, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF के नाम से इसको जो है वो यहाँ पर। दूसरा ग्लेशियर एवलॉन्च, ठीक है, हिमस्खलन, एवलॉन्च को हिमस्खलन ही कहा जाता है। पहाड़ नीचे गिरेंगे तो उसको लैंडस्लाइड बोलेंगे, ग्लेशियर अगर टूट के नीचे आएंगे तो उसको एवलॉन्च वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हिमस्खलन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो एक नया क्वेश्चन, मतलब देखो आपने करंट अफेयर्स के साथ एक नया क्वेश्चन स्टैंडर्ड का पढ़ लिया, आपका एक टॉपिक तैयार हो गया कि ग्लेशियर क्या क्या है। तो ग्लेशियर में सर्क झील हो सकती है, ग्लेशियर में मोरेन हो सकते हैं, ग्लेशियर में नुनाटक, जो पत्थर उभरे हुए देखते हैं उनको नुनाटक कहा जाता है, ठीक है। ग्लेशियर में यू आकार की घाटियां होती हैं, ग्लेशियर में हैंगिंग वैली होती हैं। ग्लेशियर के पिघलने से अगर बाढ़ आती है तो उसको GLOF, ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड के नाम से जो है वो जाना जाता है। और भारत में सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में ग्लेशियर से होने वाली जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो ज्यादा है। ये एक पूरा के पूरा। तो हम अगर किसी भी पेपर को, जैसे आर्टिकल को ये पढ़ते हैं, कोई भी, अब ये किस पेपर का आर्टिकल है, मैंने इसके, ये आज तक का है क्योंकि ऐड आज तक का है, तो अच्छा उन्होंने बढ़िया तरीके से जो है वो समझाया है इसको। तो ऐसे आर्टिकल्स, आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने की आदत डालिए, इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है, और जो है वो स्टैटिक और सब्जेक्ट दोनों ही जो कवर हो रहे हैं। क्लियर है, बढ़ू आगे, आ गया। हाँ, एक पॉइंट और इसका, तिस्ता, अब वैसे तो आंसर तक पहुंच ही गया। कोई पूछ लेगा कि तिस्ता डैम जो है वो अगर कहा जाए किस नदी के ऊपर है, तो अब आप जो है वो मतलब तिस्ता डैम जो है वो अगर कहा जाए कि कहाँ है, सिक्किम में, उत्तराखंड में, और भी कोई एग्जांपल जो है वो दे सकता है, हिमाचल प्रदेश में, वो आपके ऊपर। तो अब हमें समझ पड़ा कि तिस्ता डैम जो है वो तिस्ता नदी पर है, सिक्किम में। और ये क्या बेटा, और ये सिक्किम मेनली स्टेट। सिक्किम है ना। तो अब ये एक एक क्वेश्चन अभी अपन डैम वाले, कई बार लगता है कि यार जो है वो अगर कहा जाए कितने क्वेश्चंस पढ़ूंगा मैं,
कितने क्वेश्चंस पढ़ूंगा यहाँ पर। जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया वही है ना। सिक्किम में बहकर तीस्ता नदी के जरिए बंगाल पहुंचे मोर्टार के गोले, ठीक है, पुलिस ने की जारी। यहाँ पर जो अभी अपन आर्टिकल पढ़ रहे थे वो ये वाला आर्टिकल पढ़ रहे थे। और ये तीस्ता लो डैम, थर्ड हाइड्रो पावर प्लांट, तीस्ता रिवर, और ये स्टोरीज लिखी हुई हैं बकायदा यहाँ पर पूरा के पूरा। ये तीस्ता लो डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये आपको खुद अपने स्तर पर जो है पता होना चाहिए। यहाँ क्लियर है यहाँ। और तीस्ता परियोजना को लेकर अगर हमारा किसी के साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी रहेगी, कोई विवाद रहेगा, तो किस देश के साथ रहेगा, आप दिमाग लगा लिया ना। बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ का पानी वहां भी भीषण क्या ला सकता है। जब वो आर्टिकल वाला लिख रहा है कि मोर्टार, मोर्टार समझते हो ना, वो जो तोप के गोले होते हैं, ये मोर्टार जो है वो यहाँ पर क्या देखा था अभी अपन ने, मोर्टार ही आया था जो है वो, अभी वो गायब ही हो गया, किस नाम से खबर थी वो। तो वो यहाँ पर तो आप ये अपना खुद का आर्टिकल तैयार कर सकते हो इसके ऊपर। चलो अगले के ऊपर आ जाते हैं। एक सेकंड रुकना, अपन ने वो फाइल का ही वो बंद कर दिया, 1 मिनट। हाँ चलिए अगला कोई काम का नहीं, एक लाइन कॉपी के अंदर लिख लो, ऑपरेशन कश्यप कुछ भी नहीं, चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसीलिए। 955 बच्चे कछुए के, उसमें कुछ कछुए इटारसी में भी पकड़ा है हमारे नर्मदापुरम जिले में। तो लिखा हुआ क्या, राजस्व आसूचना निर्देशालय डीआरआई ने कल नागपुर, भोपाल, चेन्नई में गंगा में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के कछुओं की 955 जीवित बच्चों के साथ 6 लोगों को पकड़ा। तो इन्होंने पूरा एक ऑपरेशन चलाया, पूरा जो है वो रेकी करी इसकी, और उसके बाद इसको पकड़ा गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर है, तो नो डाउट उनको अरेस्ट भी किया होगा, उन पर केस भी चलेगा, जो भी रहा। तो केवल वैसे तो अपन कश्यप जो है वो अगर कहा जाए कि उससे दिमाग लगा लेंगे कि ये टर्टल से ही जुड़ा होगा, बट कई बार क्या हो जाता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। समुद्र से जुड़ा हुआ कोई ऑपरेशन, पता चले इसराइल से जुड़े हुए ऑपरेशन को, उन्होंने कहा यार समुद्र के थ्रू लेके तो नहीं आए, कहीं इसको भी तो कश्यप नहीं कहते। जैसे अभी अपन अजय कह लेते हैं तो कश्यप भी हो जाता है। जैसे अपन ऑपरेशन गंगा भी चला चुके हैं, तो आप गंगा का मतलब अगर पढ़ लिया है तो पता होगा कि हाँ गंगा नाम का ऑपरेशन कहाँ चलाया गया, नहीं तो पता चले गंगा में अगर गंगेटिक डॉल्फिन ही लिख देगा तो क्या कर दूंगा। तो ऐसा इसको रफली याद रखना। और ये बहुत बड़ा नहीं है जो मैंने बताया ना, कि चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में भी उसमें एक्शन हुआ, कार्यक्रम हुआ, इसीलिए जो है वो अगर कहा जाए वो प्रश्न जो है वो आया। अगला जो है स्क्रीन पर, एक सेकेंड, अगला आपको दिख रहा होगा, कोई चीज पहली बार होती तो प्रश्न आता है। सुधा मूर्ति बनी ग्लोबल इंडिया अवार्ड वाली पहली महिला, कार्यक्रम में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी रहे मौजूद। लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा, यानी किसके द्वारा दिया जाता है, पहला ही हो गया, ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोरंटो उत्सव कार्यक्रम, टोरंटो कनाडा में है। सुधा मूर्ति को और उनके दामाद और ब्रिटिश मतलब उनके दामाद और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जो है वो मौजूद थे। इन्फोसिस के को फाउंडर, ठीक है, नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, और एक जानी मानी लेखिका भी हैं, और इससे भी जुड़ी हुई बिजनेस पर्सनालिटी में भी उनको जो है वो देखा जाता है। तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हर साल एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसे अपने क्षेत्र में चुने गए में प्रमुख छाप छोड़ी हो। अवार्ड में 50,000, अच्छा अमाउंट है, $50,000 दिए जाते हैं, है ना। बाकी और कोई कहानी नहीं है, उनका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, ये कहानी जो है वो आर्टिकल में हमारे कोई काम की नहीं है। इतना ही अपने को याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो है वो बहुत छोटा सा है आर्टिकल, एक सेकेंड यहाँ पर। एक तो इस आर्टिकल को मैं बड़े उसमें दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर नमो भारत ट्रेन, ये शायद आप लोगों ने किसी ने पढ़ ही लिया होगा अभी। नमो भारत ट्रेन, और किस नाम से जानते हैं इसको, नमो भारत ट्रेन को? हम्म, वंदे। यहाँ पर फिर वंदे, तो फिर गड़बड़ हो गई। वंदे तो कब से चल रही, तो फिर करंट अफेयर्स में अभी कैसे आ गया। यहाँ पर रीजनल। अगर कहा, यहाँ पर अगर ये आएगा तो इससे लिंक है। तो पहले तो देखो यहाँ पर, इसका नाम है रैपिड एक्स, ठीक है। अगर कोई आपसे रैपिड एक्स ट्रेन लिखेगा यहाँ पर, इसको रैपिड एक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अभी तो यहाँ ब्रांड आ गया, ये यहाँ पर आ गया ना। इंडिया फर्स्ट जो है वो RRTS दिल्ली टू मेरठ रैपिड एक्स ट्रेन। नमो भारत इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन बाय PM मोदी टू फ्लैग इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल ट्रेन, ठीक है। ये रैपिड एक्स का मतलब ही समझ पड़ गया, रैपिड रेल ट्रेन
इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन बाय जो है वो अगर कहा जाए इन पिक्चर जो है वो मतलब बाकी तो इतने सारे आपको आर्टिकल्स हैं, कोई भी आप उठा। तो रैपिड एक्स इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल टू ओपन ड्यूरिंग नवरात्रि, ये यहाँ। तो अभी प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आएगा, मतलब उलझा पुलझा, आपसे सिंपल पूछेगा हाल ही में चर्चा में रही रैपिड एक्स है एक सेमी हाई स्पीड रेल, ठीक है। यहाँ पर और कुछ घुमाएगा वो तो कैसे घुमाएगा वो देखने वाली बात है, उसके ऊपर है। तो अभी हमारे सामने ये एक आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपको दिख रहा होगा कि आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन आरंभ हुई 20 अक्टूबर। नमो भारत बेंगलुरु मेट्रो का लोकार्पण पर पीएम मोदी 20 अक्टूबर का जो है वो यहाँ पर। नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्प को परिभाषित कर रही है, ठीक है। नमो भारत आधुनिकता भी है और स्पीड भी है, नमो भारत ट्रेन, और ये बाकी तो जो है वो आपको आर्टिकल्स इतने सारे। आज बेंगलुरु में मेट्रो की 2 लाइनों का भी देश को समर्पित, वो हमारे काम का नहीं, ठीक है। बाकी ये हमको दिख रही है फोटो में यहाँ, तो ये बढ़िया आपको दिख रहा है कि अब हम ये है अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी, ठीक है। अभी आपको ये समझ पड़ गया कि 3 वो हैं, अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण का प्रतीक बनाएगा ना, तो जो रेलवे में उनको तो पता होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये एक पूरा आर्टिकल है, हिंदी में पढ़ना हो तो मतलब पूरा तो नहीं पढ़ो यहाँ पर। तो ये अपने को समझ पड़ा, एक तो वहां वो मेट्रो में आ गया, दूसरा आ गया प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया। यहाँ पर ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे में जो है वो की गई। और नमो भारत ट्रेन, बाकी इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं कुछ याद रखना, ये बस आपको याद रखना कैसे चलेगी, क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, ये सब प्रश्नों के लिए टाइम नहीं होता, अननेसेसरी अपना समय बर्बाद नहीं करना अपने को, ठीक है। सब्जेक्ट में बस उतना ही जाना है जितना काम का। क्लियर है, आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं, बढ़ू यहाँ से, ठीक। Yes. यहाँ पर मतलब 3 फेसेस हैं, वो तीनों ही अब अपने को जो है वो मतलब ट्रेन के क्षेत्र में हम आज ही तेजी से, भविष्य में तो जरूरत है ऐसी ट्रेनों की, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला, केवल कॉपी में नाम लिख लीजिए, कुछ काम का नहीं है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। R21, ठीक है, मैट्रिक्स एम क्या है? आंसर इज वैक्सीन, वायरस, या वो आपसे ये पूछेगा R21 किसकी नई वैक्सीन है या किसकी वैक्सीन है, तो आंसर हो गया मलेरिया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इसके लिए उत्तरदायी है मलेरिया प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो अगर कहा जाए मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में से हम तक आता है। और इस मच्छर की जो है अगर कहा जाए, इस जो प्लाज्मोडियम है, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आधा साइकिल मच्छरों पे कंप्लीट करता है और आधा हमारे खालिस्तान ऑर्गन पे कंप्लीट करता है। वो ऑर्गन सबको ही पता होगा, लीवर में सर। लीवर, आधा साइकिल हमारे लीवर पे कंप्लीट करता है। इसलिए मलेरिया में ठंड लग के बुखार आना, कपकपी होना, ठीक है, खाना खाने में अरुचि पैदा होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। और मलेरिया का इतिहास बहुत पुराना है, ट्रॉपिकल देशों में सबसे ज्यादा जो है वो कॉमन बीमारी अगर कोई है तो वो मलेरिया ही है। और उसके लिए हम 100 साल से कुनैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अछूत कन्या नाम की पिक्चर बनी हुई थी, लगभग 100 साल पुरानी पिक्चर होगी, ठीक है, देविका रानी की। उसमें एक सीन में बताया जाता है कि इसको मलेरिया हो गया, इसको कुनैन दे दो। तो मैंने सोचा कि बताओ, 1930-35 के दौरान एक फिल्म बनती है, उसमें भी कुनैन का प्रयोग दिखाया गया। और दूसरा आखिरी लाइन जो है वो अगर कहा जाए, ये देखो मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपका करंट से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो करंट से रिवीजन करना भी जो है वो जरूरी है। तो हमें ये मालूम है कि मलेरिया के ऊपर ही रिसर्च की और उसी की खोज के लिए हमारे ही देश का एक व्यक्ति, लेकिन कभी उसने भारत को वो नोबल दिया नहीं या नोबल से जोड़ के नहीं देखा, वो थे रोनाल्ड रॉस। ये तो सबको ही मालूम है क्या कि 1902 में जो चिकित्सा का दूसरा नोबेल प्राइज मिला था वो रोनाल्ड रॉस को मिला था। और उनको जो है वो इसी के लिए मिला था कि मलेरिया होता कैसे है, उसी के ऊपर उन्होंने खोज करी थी। उनका जन्म यहीं हुआ, अल्मोड़ा में, उनके फादर यहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का लंबा फेज यहीं व्यतीत किया, खोज भी यहीं करी, यहीं, क्योंकि ब्रिटेन में तो मच्छर होते नहीं, ये ध्यान रखिएगा ना, मच्छर मक्खी ये टेम्परेट क्लाइमेट में नहीं पाए जाते ज्यादा, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बीमारियां हैं, ठीक है। जैसे मलेरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होगा, टेम्परेट क्लाइमेट में आपको मलेरिया की संभावना ना के बराबर होगी जी नहीं। तो ये नया वैक्सीन केवल सिंपल पूछेगा आपसे, R21 मैट्रिक्स एम क्या है,
ठीक है, या इसके आगे अपन ऐसे, या अगर इसको सर्च करेंगे तो भी अपने को मिल जाएगा यहाँ से, ये अपन चले गए तो ये बेसिक आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला आर्टिकल आ गया। WHO रेकमेंड R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन फॉर मलेरिया, अक्टूबर 2 लिखा हुआ है। इफेक्टिव जो है वो बाकी तो फिर तुम खुद देख सकते हो, ये दृष्टि IAS का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का है, सबने ये आर्टिकल डाल रखे। तो वैक्सीन का नाम बस याद रखना, बाकी जो है वो अगर कहा जाए और कुछ याद रखना। अगला जो है वो म्यूजियम का नाम भी याद रखना है और स्टोरी भी याद रखना है। पहला तो यह आएगा कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है, तो ये लंदन में है। क्यों चर्चा में है? क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये लिखा हुआ है, साइन किया है, MOU बोलते हैं, कि भैया वो जो बाघा नखा है वो हमको वापस दे दो। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था MPPSC में, अफजल खां एपिसोड, एक प्रश्न पूछा गया था, आपको याद होगा, अफजल खां एपिसोड नाम से। बच्चे जो है वो अगर कहा जाए कंफ्यूज हो गए कि ये अफजल खां एपिसोड क्या है। तो अफजल खां की घटना, तो अफजल खां की जो घटना थी, इसमें आप देखो 3 प्रश्न अपने तैयार है। पहला कि 1659 में अफजल खां अच्छा चलो मैं थोड़ा सा 2 लाइन में सुना दूं पहले। शिवाजी के हाथ में जब पावर आई, मतलब जब शिवाजी शक्ति में आए, तो शुरुआत में मतलब दक्षिण में वो महाराष्ट्र से लगी अपनी टेरिटरीज को ही जो है वो मजबूत कर रहे थे। और उसमें सबसे पहला उनकी जो झड़पें हुई वो बीजापुर से हुई। और बीजापुर में उस समय आदिल शाही डायनेस्टी जो है का शासन था, ये आप याद रखिएगा। तो आदिल शाही डायनेस्टी का एक जनरल था, जनरल मतलब एक मिलिट्री कमांडर कह दो, सेनापति कह दो, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ, उसके और शिवाजी के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में एक युद्ध हुआ जो आपको इस साल भी याद रखना है और ऐसे भी हिस्ट्री के हिसाब से याद रखना है, वो था बैटल ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का युद्ध, ये आज कितनी तारीख है? आज 30 अक्टूबर है। तो ये मुझे आज भी याद है कि ये 10 नवंबर को हुआ था। तो 10 नवंबर जो है 1659 को प्रतापगढ़ में, महाराष्ट्र में पड़ता है प्रतापगढ़, वहां पर शिवाजी और बीजापुर की सेनाओं के बीच में है एक झड़प हुई। और उसमें बीजापुर की जो मतलब आदिल शाही डायनेस्टी का जो जनरल था उसका नाम था आदिल शाह, ये जो लिखा भी आदिल था यहाँ पर, एज जनरल ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर, है ना। अब उसको समझ पड़ गया कि शिवाजी को हराना तो कठिन है। तो उसने दिमाग लगाया कि यार कम से कम चलो शिवाजी को किसी तरीके से जो है वो जोड़कर जो है वो अपने साथ बात की जाए। तो उसने षड्यंत्र रचा शिवाजी से मिलने का। और उस षड्यंत्र में जो है वो शिवाजी के पिता का भी उसने वास्ता दिया कि अरे तुम्हारे पिता के तो हम, क्योंकि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, कितनों को मालूम है? शाहजी भोसले था। शिवाजी के फादर का नाम पता होना चाहिए ना यहाँ पर अगर कहा जाए, शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले किस सल्तनत के लिए काम करते थे शुरुआत में? बीजापुर के लिए करते थे ना। सुना ही नहीं होगा यहाँ पर, उल्टी कहानी सुना दी, कोई बात नहीं। तो वो अफजल खां से मिलने गए शिवाजी, और अपने हाथ में ये बाघा नखा जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हालांकि मैं एक आध फोटो में दिखा दूंगा आपको, बड़ा बाघ तो समझते हो ना, टाइगर। ठीक है, यस सर। तो जो टाइगर के नखून होते हैं वैसा इसको देखने में लगता है, ये बाघा नखा जो है वो ऐसा होता है जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आपको फोटो दिख रहा है। ये यहाँ पर एक आदमी इमेज दिखा देता हूँ। ये इससे शिवाजी ने जो है वो अफजल खां को ऐसे पीठ में उसके फंसा दिया और वो निपट गया अफजल खां। इस समय से ये घटना अफजल खां एपिसोड या शिवाजी अफजल खां की घटना के नाम से जो है वो जानी जाती है। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये शिवाजी का जो है वो ये बाघा नखा जो है वो ब्रिटेन, अंग्रेज तो अपने साथ ले ही गए होंगे सब चीजें ज्यादातर, अब हमको लग रहा है कि हम इसको वापस लेकर आए। तो ये लिखा ना, शिवाजी बाघा नका इज कमिंग होम, ये जो स्टोरीज दिख रही हैं ये सब स्टोरी अभी। तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि खाली अपने को बाघा नका, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि वो लड़ाई किस साल हुई, यानी 1659 में कब हुई। दूसरा है कि उस लड़ाई से जुड़ी हुई लड़ाई का नाम, यानी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ का जो है वो संबंध किससे है, क्या है, ये सब अपने को याद रखना। क्लियर है? आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं? और अफजल खां किस सल्तनत का मतलब सेनापति था? तो आदिल शाही डायनेस्टी का सेनापति था, ये बस अपने को याद रखना, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। बड़े आगे क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मतलब ऐसे छोटे छोटे जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चंस तो मतलब ज्यादा जो है वो आएंगे नहीं, पर इनकी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होती है। ठीक है।
एक सेकंड, दो फाइलें हैं अपने पास, अपन थोड़ा सा धीरे धीरे चले यहाँ पर। अब अगला जो है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में आ भी चुका है, पर ये वाला नहीं आया, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो अगर आया। आप लोगों में से ज्यादातर को मालूम होगा, वैसे आपका भी नॉलेज परखते रहना चाहिए, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई, सबसे जो है वो अगर कहा जाए जो है चर्चित। तेलंगाना। तेलंगाना हाँ, सर। यहाँ पर अगर कहा जाए तो एक एक तो ये अपने को समझ पड़ा कि भारत में जो है बाबा साहब की जो ऊंची प्रतिमा है, उसकी ऊंचाई भी आप जो है वो याद रखिएगा, वो 125 फीट ऊंचाई है हैदराबाद में। और ऐसी ही एक प्रतिमा भारत से बाहर, तो ये जो है वो अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है द 90 फुट स्टेचू नेम्ड स्टेचू ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने तो मालूम है कि समता के लिए कितना काम किया। आज हमारी प्रियम्बल को आप देख लो, उसके अंदर उन्हीं का दर्शन है, मतलब उनके विचार ही हैं जो हमको दिखते हैं। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ के सुनाया था, बट या प्रस्तुत किया था, बट विचार कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी के ही। तो ये लार्जेस्ट अम्बेडकर स्टेचू इन नॉर्थ अमेरिका टू बी अनेल्ड ऑन द अक्टूबर 14। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये स्टेचू आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है, ऊंचाई आपको पता होना चाहिए कहाँ है, इसका नाम जो है वो क्या है, किस देश में है, ये देश जो है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि इसको जो है वो किसने बनाया, तो स्कल्पचर जो है वो राम जो है वो अगर कहा जाए, राम सुतार का नाम तो ऐसे भी बहुत सारे नामों में। सरदार पटेल की जो अगर कहा जाए जो स्टेचू है, वो भी राम सुतार ने, बहुत जाने माने मूर्तिकार हैं भारत के, उन्होंने बनाया। ये आपको याद रखना। और वो जो भारत वाली है, उसको आपको याद रखना है कि वो तेलंगाना में वो 125 जो है वो फिट ऊंचा है, ब्रॉन्ज का, कांसे की मूर्ति है ये एक, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इसी साल का करंट अफेयर्स का है, और ये भी क्वेश्चन इसमें से वो, मतलब जो भारत वाली मूर्ति है वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ये वाली जो मूर्ति अभी किसी एग्जाम में मैंने देखी नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर का ही है, तो शायद इस बार यही आपको जो है वो पूछ ले। आ गया समझ में, ये इतनी आर्टिकल में जो लाइन सर लिखी है ये दक्षिण आपको। अमेरिका की हाइट यहाँ क्या पर होगी? क्या बेटा, सर दक्षिण अमेरिका में जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, इसकी हाइट क्या होगी, ऊंचाई? दक्षिण अमेरिका में नहीं है बेटा। दक्षिण अमेरिका चले जाओगे तो एग्जाम में कहाँ मैंने दक्षिण अमेरिका बोल दिया। दक्षिण अमेरिका, पहली चीज तो अपने दिमाग से निकाल लो कि दक्षिण अमेरिका कोई देश नहीं है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, खबर कहाँ की है, यहाँ पर वॉशिंगटन जो है वो अगर कहा जाए डीसी की। ठीक है, तो ये वॉशिंगटन डीसी जो है वो दिख रहा है, ये कहाँ से खबर छपी, तो ये नॉर्थ अमेरिका की स्टोरी है, वहां की स्टोरी नहीं है। और उसमें लिखा तो है सामने स्क्रीन के ऊपर, ये देखो यहाँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, द लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ भीमराव अंबेडकर आउटसाइड द इंडिया विल बी अनेल्ड यूनाइटेड स्टेट ऑन अक्टूबर 14। द 19 फुट, 19 फीट की है ये, मतलब आप समझ लो कि तीन लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाए, इतना ऊंचाई। द हिंदू का आर्टिकल है, 19 फीट का स्टेचू, ये आपको दिख रहा है। तो भारत ओके के सर, बाहर ओके। तो सबसे बड़ा, 19 फीट भी भारत के बाहर तो एक बड़ा आर्टिकल हो गया यहाँ पर। ये आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? हो गया सर, क्लियर। और किसने बनाया सर है, स्थान तो क्लियर करना। क्या राम यहाँ पर अगर सुतार। कहा जाए कि ये किसने जो है वो इसको तैयार किया है, तो ये राम सुतार का नाम जो है वो आपको याद रखना है। बाकी और इसमें मेरे हिसाब से कोई बड़ा आर्टिकल जो है वो नहीं आएगा। एक सेकंड। और आपको अगर किसी को हिंदी में पढ़ना हो तो ऐसे हिंदी करके, हिंदी में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। ये हालांकि 3 अक्टूबर की है, तो जैसे नवभारत टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, ये यहाँ पर अब कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, क्लियर है जी सर। यस सर। है ना? इतना बस, एक सेकेंड, इतना बस याद रखना, ये एक लाइन, इतना, ये जो कहाँ चला गया, ये इतना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। क्लियर? अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर 19 फीट ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ इक्वलिटी राम सुतार के द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये याद रखना, बस हो गया। बाकी कुछ काम का हमारे लिए नहीं है, आर्टिकल में इतना ही हमारे लिए काम का था। फिर अभी आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, ज्यादा नहीं। इंडिया टुडे का एक खबर दिख रहा है आपको,
हाल ही में चर्चित विरूपाक्ष क्या है? ठीक है, विरूपाक्ष। तो आपको पूछेगा कि विरूपाक्ष एक मिसाइल है या रडार है या जो भी आपसे पूछ ले। तो दिख रहा है कि वायुसेना ने सुखोई 30 MKI के बेड़े में स्वदेशी विरूपाक्ष रडार से लैस करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को ध्यान के, एक तो ये इंडिजीनियस रडार है, पहला हमको ये पता चला। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जाएगा, विरूपाक्ष रडार का इस्तेमाल मतलब सुखोई में। बाकी और कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें पंच नहीं हो सकता, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना ही आपको याद रखना है कि विरूपाक्ष क्या है। तो विरूपाक्ष एक रडार है। हाँ, जब आप रडार पढ़ोगे तो रडार का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए रडार नाम पड़ा। रडार का उपयोग हम पानी के अंदर नहीं कर सकते, इसलिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। जितना आज जो है अगर कहा जाए मतलब डिफेंस कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रडार। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में मतलब वहीं तुरंत जो है वो अगर कहा जाए रिवीजन करना चाहिए तुरंत। यहाँ अगली खबर भी हमारे लिए काम की है। अमेजॉन फॉरेस्ट जो है अगर कहा जाए 10% मोर जो है वाइल्ड फेयर द लास्ट ईयर, एनवायरमेंट गेन में भी। यहाँ अब आपको दिख रहा है कि लगातार अमेजॉन के फॉरेस्ट इतना तेजी से चल रहा है। हम में से ज्यादातर ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजॉन के फॉरेस्ट, जिनको अपन सेल्वास फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि इनको सेल्वास वन बोलते हैं, ये दुनिया में 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है इनको, पहला। दूसरा, ब्राजील और उससे लगे हुए क्षेत्रों में, ठीक है, ये फैले हुए फॉरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिच बायोडाइवर्सिटी साइट है। सबसे फेमस हॉट स्पॉट अगर दुनिया में, जैसे हिंदुस्तान में अगर आपको कह दिया जाए कि जाओ, तो आप जैसे वेस्टर्न घाट घूमने जाओगे भारत में, क्योंकि सबसे अच्छा जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो हमारे भारत के अंदर है, यूं तो 3 है। ठीक है, मतलब ईस्टर्न हिमालय बेल्ट भी आएगी, सुंदरवन के डेल्टा से लगा हुआ क्षेत्र भी आएगा। बट जैसे हमारे यहाँ पश्चिमी घाट है, वैसे ये है, क्योंकि पश्चिमी घाट भी लगभग इक्वेटर से लगा ही हुआ मान सकते हो, क्योंकि 8 डिग्री से हम शुरू होते हैं, तो 8 डिग्री के आसपास के क्षेत्र मतलब इक्वेटर से लगे हुए क्षेत्र में आता है। ऐसे ही अमेजॉन फॉरेस्ट। बट ये चिंता की खबर है जो अभी आ रही है कई सारे पेपरों में। अभी कल भी एक खबर आई है ब्राजील के यही अमेजॉन फॉरेस्ट की, कल ही के पेपर में मैंने पढ़ी है। यानी आज 30 अक्टूबर है, कल 29, आज के सुबह के पेपर में आएगी वो खबर। मैंने कल पढ़ी है, मेरे दिमाग से फ्लैश हो रहा है, शायद वो कार एक्सीडेंट या कुछ का खबर है, वो अमेजॉन फॉरेस्ट का ही कोई स्टोरी था यहाँ पर। तो एक तो 2-3 चीजें याद रखना है कि डिफॉरेस्टेशन तेजी से सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा स्पीसीज कहाँ है? तो अमेजॉन फॉरेस्ट में है। क्यों हो रहा है? तो नो डाउट खाली ऐसा नहीं कि लोग इसमें आग लगा रहे हैं, अल्लीनो इफेक्ट है। ऐसे भी 2024 भारत के लिए अल्लीनो जो है वो अगर कहा जाए ईयर है, ये ध्यान रखना आप। अल्लीनो में हमारे यहाँ एक तो सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती। दूसरा, अल्लीनो हमारे यहाँ तापमान को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है, समस्या पैदा करता है। तो यहाँ पर ये जो है वो हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ठीक है, बाय अल्नीनो इन दिस ईयर। तो जैसे वहाँ अल्नीनो है, हमारे यहाँ भी अगले साल 2024 में ऐसे ही वनों में आगजनी की घटनाएं बढ़ेगी, पानी कम गिरेगा। ठीक है, मतलब सूखे की समस्या रहेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, आप अगर कहा जाए इसके आगे ये अल्नीनो कॉपी कर लें, और अल्नीनो इंडिया अभी रिपोर्ट आई है 1 हफ्ते पहले, अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर रीड करता होगा ठीक से, ठीक है, तो उसको ये पता होगा कि भारत का और पूरा मध्य प्रदेश तो है ही यहाँ पर। ये इंडिया 2024 में आपको दिखा रहा हूँ। आपको कई सारी ये देखो, सुपर अल्नीनो इन 2024 स्टडी आईक्यू का दिख रहा है। लोकसभा इलेक्शन 2000 व्हाट इज अल्नीनो इफेक्ट, यहाँ पर ये जितनी खबरें दिख रही है ना, पोटेंशियल सुपर अल्नीनो इन 2024, ओवर 90% चांस इन अल्नीनो कंडीशन यहाँ पर 2024, अल्नीनो से स्ट्रॉन्ग, यानी अल्नीनो सुपर अल्नीनो नाम अपने को मिल गया। तो ये 2024 में तो तैयार ही रहो। मतलब देखो ऐसा है प्रकृति, यहाँ पर ये देखो, ये जैसे मैप किसी ने जो है बना दिया। ठीक है, सुपर अल्नीनो का खबर है, ये बड़ी बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इसने भी तो दिया। क्यों दिया? तो अभी ये जो प्रॉब्लम है ये आपको यहाँ दिख रही है, दिख रही है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ से इंडियन ओशन में आना है। तो अभी ब्राजील के वनों के हाल के बेहाल होने का ये कारण एक मान सकते हो, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर आ गई? यानी क्या है आपको
पहला तो याद रखना है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी विश्व के फेफड़े कहलाते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट। दूसरा अपने को एक और अनोखा क्वेश्चन मिला कि लगभग 20% हमारी जो है वो ऑक्सीजन दुनिया को यहीं से मिल रही, टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो। तीसरा कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और सेल्वास फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, सघन वन्स है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो याद रखिए, ये क्वेश्चन हम अलग से पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे इसका, ठीक है, अलग से। मैं रफली आपको बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ के बैठना है, क्योंकि एशियन गेम हो चुके हैं। अब आप सोचो कि हमने 107 मेडल जीते, तो हम 107 मेडल याद कर लें, वे तो बड़ा कठिन है कि आप कर पाओ। उन 107 मेडल के कितने सारे खिलाड़ी होंगे। तो इसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड जो है वो अगर कहा जाए हमने 28 जीते। आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल मेडल टेबल में हम चौथे नंबर पे रहे। आपको पता होना चाहिए कि मेंस और वुमेन्स दोनों जो है वो अगर कहा जाए कबड्डी वाले में या क्रिकेट वाले में किस किस में जो है वो हमने गोल्ड मेडल जीता। इसमें क्रिकेट भी होता है, वुमेन्स क्रिकेट वाला देखा तो मैंने, उसमें जो है वो गोल्ड मेडल जीता। सिल्वर कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप एक क्या करोगे, खुद धीरे से लिस्ट बनाओगे। प्लस कुछ चीजें हैं, जैसे जब ये गेम शुरू हुए तो हमारा जो है वो ध्वज जो है वो वाहक दल किसके हाथ में ध्वज था, जब खत्म हुए तब जो है वो किसके हाथ में था। तो जैसे ये एक मैंने रफली जो है वो यहाँ पर ये लिया कि एशियन गेम्स 2023 में, ठीक है, हरमन लवलीन होंगे ध्वजधारक, नीरज समय सिंह को गोल्ड की उम्मीद। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर अभी आप इसको पूरा देखते थे, तो एक छोटा सा आर्टिकल आप बनाना शुरू करो, ठीक है। फिर उसको जो है वो अगर कहा जाए मेरे साथ जो है मतलब लिंक करो, जैसे मैं जो टॉपिक लिखवाऊंगा उससे लिंक करने की आदत डालो। बाकी आपको खुद जो है वो तैयार करना है इसको। ठीक, क्लियर है? आ गया यहाँ पर अगर कहा जाए, बढ़े आगे यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर अगर कहा जाए। यस सर, फिर यस। अगला अगला क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए समलैंगिक विवाह का। अब समलैंगिक विवाह पर बड़े क्वेश्चन तो नहीं बन सकते। पहला, क्या आपको ये साफ है कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड, ठीक है, अगर चाहे पर्सनल लिबर्टी की हम बात करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसमें साफ है कि हमें किसके साथ जीना है, किसके साथ मरना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, यानी विवाह भी इसके अंतर्गत है। तो एक ये अपन ने लिख लिया कि ये अनुच्छेद 21 के तहत भी है। रिट के थ्रू जा सकता है, तो आर्टिकल 32 भी इसमें है। आर्टिकल 19 जो है वो अगर कहा जाए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी आ गया। हमारे व्यक्ति हम किसके साथ रहना है, कैसे करना है, तो 19 भी आ गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि सबके लिए बराबर है, संविधान का अनुच्छेद 14, तो वो भी अपन ने इसके अंदर लिख लिया कि 14 आर्टिकल इसके अंदर है। मैरिज डिवोर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वो संवर्ती सूची में है, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि संवर्ती सूची पे राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है। तो भारत का, यानी आपको समलैंगिक विवाह नहीं आएगा, आपको समलैंगिक विवाह से जुड़े हुए मुद्दे आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर के मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है वो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जहां आप जाना चाहें वो आप रिट दायर कर सकते। तो ये रिट भी सेम सेक्स मैरिज के लिए उसी के तहत गई यहाँ पर। तो ये एक हमारे लिए एक हो गया कि कौन कौन से जो है वो आर्टिकल्स। दूसरा आपको दिख रहा है कि बाय द रीजन ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्टेन आर्टिकल 245(1) 246, 246 को ही 7 शेड्यूल बोलते हैं। 246 की व्याख्या ही कहाँ है, आर्टिकल 246 की 7वीं अनुसूची में। तो ये एक आर्टिकल आपको पता चल गया कि 246(2) जो कि कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है, समवर्ती सूची है उसमें। 246(1) में है केंद्र सूची, 246(2) कंकरेंट, और 246(3) के अंदर चले जाओगे स्टेट लिस्ट यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कि आर्टिकल 246 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड अलोंग विद द आइटम, ठीक है, 5, यानी जो प्रविष्टि 5 है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैरिज और डिवोर्स, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूडिंग लॉ एज द मैरिज, ठीक है, और डिवोर्स पर कानून बनाने के लिए राज्य भी काम कर सकता है। तो राज्य भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम ये ना इनको हमने सेम सेक्स मैरिज में लिख लिया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 246 कोष्टक में 2, ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची, समवर्ती सूची के अंदर एंट्री नंबर 5, ये हमने एक लिस्ट बना ली।
उसके बाद की कथा हमारे कोई काम की नहीं। ठीक है, यानी अब कोर्ट ने जो है वो गेंद किसके पाले में डाल दी। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए लेजिस्लेचर, विधायिका के पाले में डाल दी, वही तुम अपने हिसाब से निर्णय लो कि क्या करना है। और अगर केंद्र ना करे, ठीक है, तो राज्य भी कर सकते हैं। लेकिन इसको करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें ढेर सारे एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, ढेर सारे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ऐसे ना जाने कितने मैरिज एक्ट में आपको अमेंड करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। तो मतलब अगर कहा जाए अभी राह थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, पर जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए प्रयास तो जो है वो शुरू हो गया यहाँ पर। और ये केस किसका था, तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है का संबंध है सेम सेक्स मैरिज से, वुमेन रिजर्वेशन बिल से, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है अगर कहा जाए वर्क प्लेस, ठीक है, वो डोमेस्टिक वायलेंस से, कुछ ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसके साथ है। तो अभी जो है वो अगर कहा जाए, हो सकता है कि कल को इसके ऊपर कोई लॉ बन जाए, कानून बन जाए, तो ये सुप्रिया चक्रवर्ती डिसीजन आ जाए, जैसे वो विशाखा जजमेंट था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के ऊपर कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में विशाखा कहलाने लगा, तो ये एक कॉपी के अंदर लिख लिया, तो ये याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। फिर अगला जो है वो अगर कहा जाए, केवल नाम याद रखना है ना, देश का पहला एयर मार्शल का पद, साधना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनी, पति फ्लाइट सेफ्टी के डीजी के पद से रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने लिए नाम ही केवल इतना ही काम का है कि भारतीय वायुसेना की अफसर एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर सोमवार को मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनाई गई। सोमवार मतलब ये जो खबर छपी होगी 5 दिन पुरानी खबर दिख रही है उसमें। और साधना इस पद को संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी बन गई। इसके अलावा साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर है जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची यहाँ पर। ठीक है, तो पहली कौन है, तो ये लिखा हुआ है कि वहीं उनके पति केपी नायर 2015 में इंस्पेक्टर एंड फ्लाइट सेफ्टी डीजी के पद से रिटायर हो चुके हैं। इस तरह साधना केपी नायर एयर मार्शल तक पहुंचने वाले देश के पहले कपल जो है वो बन गए। और पहले का नाम कहीं जो है वो होगा, ढूंढ लेना, मतलब अपने स्तर पे भी ढूंढ सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये ऐसे जब कोई ये दूसरी में देखो पहले ये लिखा हुआ है, हाँ ये तो खैर ऐसे भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। उनसे पहले ये उपलब्धि एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय ने हासिल की थी। पद्मा ने 2002 में एयर मार्शल की रैंक जो है वो पर तैनात किया गया। इसके अलावा 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली नौसेना की सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा थी जो रिटायर, अब ये तो हमारे लिए काम करेंगे, बट हमारे लिए ये एक टॉपिक काम का हो गया। इस तरह से ये पूरा की पूरा एक टॉपिक हमारा तैयार हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, आ गई बात समझ में, कहानी क्लियर आ गया। यस सर। यस एक तो सर। भूलते भी नहीं हो, एक तो बिल्कुल एकदम साइलेंट रहते हो। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कल बात करेंगे, कल अपन बात करेंगे मैप रीडिंग करेंगे बढ़िया, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से मैप जो है अगर कहा जाए मैप रीडिंग करेंगे, और करंट अफेयर से करेंगे। कैसे करेंगे मैं जाते जाते दिखा देता हूँ। जैसे अब जैसे अगर कहा जाए कि ये यहाँ पर एक सेकंड में, एक, ये थोड़ा सा गलत जो है वो लगता है। तो यहाँ अगर आप जाओगे इसमें कहीं एक आर्टिकल होगा, चलो मैं कल ही बताऊंगा, अभी तो ढूंढा ढांडी करने में यहाँ पर। बट ये अभी हमने जो है वो कुछ कोल माइंस जो है वो अलॉट करी कोविड के बाद, और इनसे जो है वो प्रोडक्शन ये आ गया। ये हम कल पढ़ेंगे। मतलब अब आपको यहाँ पर इस तरह के नए क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए शारदा भूमिगत खदान, ठीक है, तो ये कहाँ है, तो ये छिंदवाड़ा जिले में। तो ये आ गया ना, पेज की धनकसा और कानन की शारदा कोयले की खदान में होगी वर्चुअल, ये जो भी यहाँ पर ये 4 जनवरी, तो अभी इनका उत्पादन वगैरह भी जो है वो ये जैसे जुलाई का दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि शारदा कोल माइन पर किसानों का विरोध, रास्ता रोक कर, और ये सब चीजें। तो ये कोल इंडिया ने 4 साल बाद नई 20 खदानों के, ये 2020 का ही होगा। तो ऐसे हमको करंट से भी कनेक्ट करना है। यानी एक तो ये क्वेश्चन जाते जाते आज आपको करंट का तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको पता चल गया कि धनकसा और शारदा किसकी खदानें हैं, तो कोयले की खदानें हैं। किस जिले में है, तो छिंदवाड़ा जिले में। किस बेल्ट में है, तो पेंच कानन बेली में है। यहाँ पर ये नदियां भी हैं, पेंच कानन नदी है उसमें, कोलफील्ड बेल्ट है वहां पर। बस इतना अपने को याद रखना है, बाकी कुछ और याद रखने की जरूरत
नहीं, अब देखेंगे बाकी जो क्या आएगा कैसे आएगा, तो उसको देखते हुए अपन लगाते हैं दिमाग यहाँ तक। ठीक है, चलो, तो सभी को धन्यवाद।